this is Shani Dinani welcoming you to Magnet Brains, and in today's video we are going to begin a new chapter that is titled as The Open Window, written by Saki, यानी ओरिजिनली इनका नाम है H.H. Munro, ये जाने जाते हैं अपने नाम साकी से, ठीक है। अब ये जो चैप्टर है ऑब्वियसली इट्स टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज रिलेटेड टू द ओपन विंडो, बट यस यहाँ पे ये जो स्टोरी है वो आप स्टार्टिंग में पढ़ोगे देन आपको लगेगा कि कुछ और ही एंड होगा, बट जैसे जैसे हम एंड पे पहुंचेंगे हमें लगेगा अरे बाप रे ये तो स्टोरी कुछ और ही थी। क्लियर? तो एग्जैक्टली ये स्टोरी किस बारे में बात कर रही है वो तो पहले से टाइटल से क्लियर है, इट्स टॉकिंग समथिंग रिलेटेड टू द ओपन विंडो, बट यस इस स्टोरी में इस ओपन विंडो का क्या रोल है, क्या मैसेज कन्वे हो रहा है, वो सब हम समझ पाएंगे जैसे हम एंड कंप्लीट करेंगे इसका, दैट वुड बी इन द नेक्स्ट वीडियो। क्लियर? तो ये जो कंप्लीट वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं द फर्स्ट हाफ ऑफ द स्टोरी, जो कि एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग विद द कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। सेकेंडली यहाँ पर थोड़े बहुत आउटलाइन बनती जाएगी दैट इज गोइंग टू सपोर्ट द एंड, एंड ऑल्सो ये चैप्टर में बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि अगर आप एक साथ लेके पढ़ने बैठो ना तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, कंफ्यूजिंग सा लगता है, बट डू नॉट वरी, आपको हर एक वर्ड का मीनिंग, हर एक वर्ड का क्या मतलब है इस चैप्टर में वो मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। क्लियर? तो आपकी सप्लीमेंट्री में बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं ना वो इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एवरी चैप्टर इज वेरी ब्यूटीफुल, बट येस दिस चैप्टर इज ऑल्सो अ गुड वन, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट डू नॉट वरी, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। डन? ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर दैट इज H.H. Munro, देन वी वुड सी just in a line कि exactly हम क्या पढ़ने वाले हैं, and begin with the very first half. Done? All right. So H.H. Munro, who was born on 18 December 1870 and unfortunately left the world on 14th November 1916, was better known by the pen name Saki. अब पेन नेम क्या होता है इसके बारे में मैं बहुत पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, यानी कुछ राइटर्स होते हैं जो अपना एक दूसरा नाम यूज करते हैं अपनी राइटिंग्स में, उसे कहते हैं पेन नेम, ठीक है। एंड ऑल्सो फ्रीक्वेंटली एज H.H. Munro, H.H. Munro की तरह भी वो जाने जाते हैं, बट ज्यादातर साकी के नाम से जाने जाते हैं। वॉज अ ब्रिटिश राइटर। कौन थे ये? एक ब्रिटिश राइटर थे, बट उनकी जो राइटिंग है वो डिफरेंट कैसी थी, हुज विटी, बड़ी ही चालाकी वाली, मिस्चीवियस, थोड़ी नोटी सी मस्तीखोर, एंड समटाइम्स मैकाबर स्टोरीज। व्हाट आर मैकाबर स्टोरीज? रिलेटेड टू समथिंग जो कि भयानक हो, थोड़ी ब्लड शेड वगैरह, इन सब के बारे में जो बात करती है, ऐसी स्टोरीज भी हैं। सटायराइज एडवर्डियन सोसाइटी एंड कल्चर। अब किंग एडवर्ड रह चुके हैं एक टाइम पे, उन सब के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, तो वो जो उस वक्त जो सोसाइटी थी, जो ईरा था, उस पे सटायर करते हुए, एक टॉन्ट मारते हुए, एक बोलते ना वो कि आप थोड़ा सा व्यंग करते हुए, इस तरीके से वो अपनी स्टोरीज लिखते थे, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही वाज वेरी वेल नोन। डन? Now the open window is a story about Frampton Nattell who is suffering from nervousness. ठीक है, तो यहाँ हम बात करने वाले हैं फ्रैम्पटन नटेल के बारे में, जो कि है द कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, एंड ही वाज सफरिंग फ्रॉम बैड नर्व्स, यानी थोड़ी नर्वसनेस, थोड़ा टेंशन, जिसमें थोड़ा सा डिप्रेशन टाइप का, ज्यादा नहीं लेवल बोल सकते, बट यस ऐसा थोड़ा जिससे वो थोड़ा एंशियस फील करते थे, थोड़ा नर्वस हो जाते थे, तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं इन दिस चैप्टर। क्लियर? ऑल राइट, सो लेट्स जस्ट बिगिन विद फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट हाफ, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कवर होंगे, then we would begin with the very first paragraph. Clear? All right. So the chapter that we are going to read in this first half is going to cover Frampton Nattell has bad nerves. अब bad nerves का मतलब where the person experiences emotional stress, एक stress emotionally, एक nervousness, एक tension, तो एक जो वो होती है ना चीज uneasiness, वो उससे सफर कर रहे हैं कौन? Frampton Nattell. He retires to the country for cure and calls on a family friend. तो वो जो है अपनी ट्रीटमेंट के लिए, अपने क्योर के लिए जाते हैं, एंड ही कॉल्स अ फैमिली फ्रेंड, उनकी कोई फैमिली फ्रेंड है, उनसे वो बात करते हैं। The lady being busy upstairs, her young niece refers to a family mishap with focus on the open window. अब ये जो लेडी है जिससे वो मिलने आए हैं, अपने ट्रीटमेंट से रिलेटेड, क्यों मिलने आए वो सब हम देखेंगे इन द चैप्टर। तो जब वो उस लेडी से मिलने आए हैं, वो अपने घर के ऊपर अपस्टेयर्स, यानी कि ऊपर जहाँ फ्लोर पे कुछ बिजी हैं किसी काम से रिलेटेड, और उसी वक्त इनकी फैमिली में एक यंग नीज है, यानी इस लेडी की जो नीज है वो बहुत छोटी सी लड़की है, बट यस वो बहुत ज़्यादा क्लेवर है, बहुत स्मार्ट है, तो वो एक फैमिली मिस हैपनिंग, एक कुछ घटना हो गई थी, एक ट्रेजेडी हो गई थी इस फैमिली में, उससे रिलेटेड बातचीत कर रही होती है, किसके साथ? फ्रैम्पटन के साथ, और ये बात रिलेटेड होती है विद द ओपन विंडो, इसीलिए चैप्टर का नाम क्या है? द ओपन विंडो। डन? तो ये तीनों चीज़ों के बारे में हमें आंसर्स मिलेंगे इन द फर्स्ट हाफ। क्लियर? ऑल राइट, so let's just begin with the first half or the story that is going to begin from here. My aunt will be down presently, Mr. Nattell, said a very self-possessed young lady of 15. तो यहाँ जिस बच्ची की बात हुई ना, वो यंग नीज, वो 15 साल की है,
एंड शी इज सेल्फ पोजेस्ड। सेल्फ पोजेस्ड का मतलब होता है काम एंड कॉन्फिडेंट, श्योर ऑफ हरसेल्फ, जिसको अपने ऊपर बड़ा भरोसा होता है ना। आजकल के तो बच्चे सब सेल्फ पोजेस्ड ही होते हैं, यानी इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। छोटे छोटे से बच्चे आप देख लो, वो इतनी कॉन्फिडेंटली चीजों को आंसर करते हैं या बातचीत करते हैं। सो दैट इज व्हाट इज सेल्फ पोजेस्ड। क्लियर? तो ये चीज है कि ये जो लड़की थी 15 साल की, शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, शी हैड फुल फेथ ऑन हर सेल्फ, एंड देन शी टेल्स दिस पर्सन दैट इज फ्रैम्पटन नटेल, जो कि इनकी आंट से मिलने आए हैं, कि माई आंट विल बी डाउन प्रेजेंटली, बस वो थोड़ी देर में नीचे आ जाएंगी। इन द मीन टाइम यू मस्ट ट्राई एंड पुट अप विथ मी, और जब तक वो नीचे आती हैं उस वक्त के दौरान, वो जो ड्यूरेशन है, तब तक लेट्स जस्ट टॉक विद आवरसेल्व्स, यू नो, कि यू हैव टू पुट अप विथ मी, यानी यू हैव टू बेयर मी, यानी आपको मुझे झेलना पड़ेगा, यानी कि हम थोड़ी देर बातचीत कर लेते हैं जब तक मेरी आंटी नीचे आएंगी। Frampton Natal endeavored to say something which should duly flatter the needs of the moment without unduly discounting the aunt that was to come. तो ये जो फ्रैम्पटन नटेल हैं, ही एंडेवर्ड यानी कि ट्राइड, वो पूरी कोशिश कर रहे थे, टू से समथिंग विच शुड ड्यूली फ्लैटर, वो कुछ ऐसा बोलना चाहते थे जो कि ये जो नीज है, जो लड़की है 15 साल की, उसको बड़ा अच्छा लगे, यानी उसको बहुत खुश कर दे। फ्लैटर यानी किसी की तारीफ करते तो सामने वाला खुश हो जाए, तो वो ऐसा कुछ बोलना चाहते थे ऑफ द मोमेंट, यानी उस वक्त, विदाउट अनड्यूली डिस्काउंटिंग, और ऐसा नहीं चाहते थे वो कि फालतू में वो जो आंट है जो आने वाली है उनको वो थोड़ा डिसरिस्पेक्ट कर दें या उनको थोड़ा नजरअंदाज कर दें, ऐसा भी वो नहीं चाहते थे। बट यस, ही वांटेड टू से समथिंग जो कि बहुत ज्यादा खुश कर दे, किसको? इस लड़की को, दैट इज ऑफ 15 ईयर्स। क्लियर? ऑल राइट। Privately, he doubted more than ever whether these formal visits of a succession of total strangers would do much towards helping the nerve cure which he was supposed to be undergoing. अब देखो यहाँ पे प्राइवेटली ही डाउटेड, यानी वो अपने आप में सोच रहे थे, वो खुद पर्सनली एक डिलेमा में थे, ही वॉज स्केप्टिकल, ही वॉज डाउटफुल, और वो किस चीज से रिलेटेड डाउट था उनको? मोर देन एवर, यानी कि बहुत ज्यादा वो डाउट में थे इस चीज को लेकर, वेदर दीज फॉर्मल विजिट्स, ये जो एक फॉर्मल विजिट है, यानी पहली बार मिल रहे हैं तो एक रिस्पेक्ट के साथ, जैसे कि आप फ्रेंडली नहीं हो पाते ज्यादा, राइट? तो एक ये जो फॉर्मल विजिट हो रही है ऑफ अ सक्सेशन, सक्सेशन का मतलब होता है अ नंबर ऑफ सिमिलर इवेंट्स ऑफ पीपल दैट हैपन एग्जिस्ट आफ्टर ईच अदर, यानी एक के बाद एक। ठीक है? तो ये जो एक फॉर्मल विजिट है ऑफ सक्सेशन, यानी एक के बाद एक, ऑफ टोटल स्ट्रेंजर्स, तो वो उन लोगों से मिलेंगे एक के बाद एक जो कि टोटली स्ट्रेंजर्स हैं, उनको वो जानते भी नहीं हैं, वुड डू मच टुवर्ड्स हेल्पिंग द नर्व क्योर, और वो जो अपना ये क्योर, ये ट्रीटमेंट ढूंढ रहे थे, जो कि उनको इतनी एंजाइटी होती है, जो वो इमोशनली डिस्ट्रेस्ड हैं, उस चीज़ का जो क्योर, जो ट्रीटमेंट वो कर रहे थे, और उसके लिए वो हर एक कोई भी स्ट्रेंजर से आए दिन एक के बाद एक मिलते थे, तो उनको लगता था कि ये चीज़ उनकी चीज़ को, यानी जो उनकी बीमारी है उसको ठीक नहीं कर पाएगी, विच ही वॉज सपोज टू बी अंडरगोइंग। ठीक है? तो उनका जो क्योर था, जो ट्रीटमेंट था जिसको वो लेने वाले थे, उसके लिए वो आए दिन किसी ना किसी स्ट्रेंजर से मिलते थे, और उनको डिलेमा था, उनको एक डाउट था कि वेदर दिस क्योर इज गोइंग टू वर्क और नॉट। क्लियर? I know how it will be, his sister had said when he was preparing to migrate to this rural retreat. पहले rural retreat का मतलब समझ लेते हैं. Countable, a peaceful and private place where you can go in order to rest. उसे retreat कहते हैं. अब rural है तो यानी कोई rural area है, कोई ऐसा area है जहाँ पर वो नहीं रहते, तो वो अपनी city से आते हैं एक rural area में, और वहाँ retreat यानी कि एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं वो जहाँ वो थोड़ा peacefully रह पाएं. तो उन्होंने बोला I know how it will be, his sister had said. तो इनकी जो बहन है उनने इसको एडवाइस किया था, किसको, फ्रैम्पटन को, कि उन्हें पता है कि ये कैसे काम करेगा व्हेन ही वाज प्रिपेयरिंग टू माइग्रेट टू दिस रूरल रिट्रीट. तो वो जो है, जो ये फ्रैम्पटन जो कैरेक्टर हैं, उन्होंने डिसीजन लिया कि वो अपनी कंट्री, अपनी सिटी को छोड़कर किसी रूरल एरिया में जाएंगे, किसी गाँव में जाएंगे, और वहाँ पर वो पीसफुली रहेंगे. ये उनका ट्रीटमेंट रहेगा उस उस कंडीशन से बाहर आने के लिए. और उनकी सिस्टर ने उस पर एडवाइस किया कि उनको पता है कि वो क्या कर सकती हैं. एंड देन व्हाट हैपेंस, you will bury yourself down there and not speak to a living soul, and your nerves will be worse than ever from mopping. तो क्या होता है, इनकी सिस्टर बोलती है कि मुझे पता है कि जब तुम रूरल रिट्रीट के लिए जा रहे हो, जब तुम इस रूरल एरिया में जाओगे अपने आप को पीसफुल फील कराने के लिए, इस बीमारी से बाहर आने के लिए, तो उस वक्त तुम क्या करोगे, you would bury yourself down there. तुम अकेले ही वहां रह जाओगे, तुम अकेलेपन में रहोगे, और तुम वहां पे किसी भी लिविंग सोल यानी किसी भी ह्यूमन बीइंग से बात नहीं करोगे.
और इसका रिजल्ट क्या होगा कि तुम्हारे जो नर्व्स हैं, जो तुम्हारी बीमारी है या तुम्हें जो इतनी एंजाइटी होती है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी. इट वुड गेट वर्स देन एवर फ्रॉम मॉपिंग. मॉपिंग यानी उस डिस्ट्रेस सिचुएशन में रहना, सैड रहना, ठीक है, ग्लूमी सिचुएशन में रहना. तो तुम हमेशा सैड रहोगे, अकेले रहोगे, लोनली रहोगे, किसी से बात नहीं करोगे वहां पर, तो ये कंडीशन तुम्हारी और वर्स हो जाएगी. क्लियर? ऑल राइट. I shall just give you letters of introduction to all the people I know there. अब इनकी जो सिस्टर है वो कुछ लोगों को जानती है इस जगह पे जहाँ पे ये जा रहे थे फ्रैम्पटन. तो वो क्या करती है, कुछ लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन यानी जिसमें ऐसा कुछ मेंशन हो कि ये पर्सन है और इनकी बहन को वो जानती हैं, तो ये थोड़ा एक तरीके से बता पाए कि मैं इसका ब्रदर हूँ, मैं आपसे मिलने आया हूँ. इस तरीके से एक लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन जिसमें ये पता चल जाए कि वो किस किस से मिली है. I know there यानी वो जिन लोगों को वहां पे जानती थी. Some of them as far as I can remember were quite nice. और इनकी सिस्टर बोलती हैं अपने ब्रदर से कि उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं या कुछ लोग हैं जिनके बारे में मुझे याद है कि वो बहुत अच्छे थे, तो तुम्हें उनसे मिलना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए. बिकॉज अगर तुम अकेले रहोगे, दुखी रहोगे, बात नहीं करोगे किसी से, तो इससे तुम्हारी कंडीशन और खराब हो जाएगी. Frampton wondered whether Mrs. Sapleton, the lady to whom he was presenting one of the letters of introduction, came into the nice division. अब ये जो nice जो उन्होंने बोला ना, कुछ लोग, some of them, तो ये कैसा डिवीजन था, यानी कि दो टाइप की कैटेगरीज बन गई थी. एक कुछ कैटेगरी जिसमें अच्छे लोग थे यानी जो उनकी सिस्टर को पसंद आए थे, और दूसरी कैटेगरी जिनके बारे में उनको नहीं पता, यानी कि इनडायरेक्टली क्या बोलना चाह रही है, वो अच्छे नहीं थे. तो ये जो नाइस डिवीजन था ना, कि जो अच्छे लोग थे, तो उनमें ही ये वंडर कर रहे थे, यानी ये सोच रहे थे फ्रैम्पटन कि जिससे वो मिलने आए थे ना, जिनका नाम क्या है, मिसेस सैपल्टन, तो ये जो है वो शायद इस नाइस डिवीजन में आएंगी कि नहीं, यानी क्या उनकी सिस्टर इनके बारे में वही बोल रही है कि शी वाज नाइस. क्लियर? सो ही केम टू मीट दिस लेडी दैट इज मिसेस सैपल्टन, और इसके पास वो अपना एक वन ऑफ द लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन लेके आते हैं, यानी कि ये अपनी बहन के थ्रू यहाँ पर आते हैं उनसे मिलने, ताकि उनसे बातचीत वगैरह करें, थोड़ी अच्छी दोस्ती वोस्ती होगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा उनको. तो ये वो यही सोच रहे थे कि ये उस अच्छे डिवीजन में आती है कि नहीं आती, कि यानी ये शी वुड बी बेटर और नॉट अकॉर्डिंग टू हिज सिस्टर. क्लियर? ऑल राइट. Do you know many of the people round here? Asked the niece when she judged that they had sufficient silent communion. अब ये सब चीजें सोच रहे हैं कौन, फ्रैम्पटन. नीस बैठी हुई, वो लड़की जो 15 साल की वो बैठी हुई थी, तो उसको समझ आ गया कि बहुत देर से इनका एक साइनल कम्युनियन यानी एक साइलेंस में उनका कम्युनिकेशन चल रहा है, बातचीत चल रही है बड़ी शांति से. ठीक है, यानी कुछ बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो गया, एक शांत कम्युनिकेशन. तो बहुत देर से ये चीज हो गई, तो वो एकदम से खुद ही इनिशिएटिव लेती है और क्वेश्चन करती है फ्रैम्पटन से कि आप यहाँ पे किसी को जानते हो क्या? डू यू नो मेनी ऑफ द पीपल अराउंड हियर? हार्डली अ सोल सेड फ्रैम्पटन. तो फ्रैम्पटन बोलते शायद ही एक दो लोग होंगे, हार्डली यानी मुश्किल से किसी को मैं जानता होऊंगा. My sister was staying here some 4 years ago. फिर वो बताते हैं कि मेरी बहन जो है, my sister, she was staying here 4 years back. 4 साल पहले वो यहाँ पे रहती थी. And she gave me letters of introduction to some of the people here. और उसने मुझे बताया है कुछ लोगों के बारे में जो कि यहाँ पे रहते हैं. क्लियर? सो लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन यानी उनके बारे में बताया कि हाँ जाके इनसे मिलना. He made the last statement in a tone of distinct regret. But ये जो लाइन बोली ना, to some of the people there she gave me letters of introduction, ये पॉइंट जो है फ्रैम्पटन ने बहुत ही एक डिस्ट्रेस्ड, एक सैड, एक बहुत ही रिजेक्टेड सी टोन में बोला. Means he was not happy to tell this. Then you know practically nothing about my aunt, pursued the self-possessed young lady. तो ये जो सेल्फ पजेस्ड यंग लेडी थी, यानी कि जो 15 साल की बच्ची थी, जो नीस थी उस आंट की, तो वो एकदम से इस चीज को ले लेती है, यानी शी जस्ट काइंड ऑफ टेक इट, शी इज कन्विंस्ड कि देन उसको जो है आंट के बारे में कुछ भी नहीं पता. देन शी सेड दैट यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माय आंट, तुम मेरी आंटी के बारे में जो है कुछ भी नहीं जानते हो. डन? तो इससे वो उसको ये समझ आ गया कि ये हमारे घर के बारे में कुछ भी नहीं जानता है. Only her name and address, admitted the caller. तो फ्रैम्पटन ने यही बोला कि हाँ मैं सिर्फ उनका नाम जानता हूँ और उनका एड्रेस जानता हूँ, that's it. He was wondering whether Mrs. Stapleton was in the married or widowed state. और ये चीज सोच रहे थे फ्रैम्पटन कि whether ये जो लेडी है वो she was married या फिर she was widow, यानी कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है क्या, तो ये वो सोच रहे थे. An undefinable something about the room seemed to suggest masculine habitation. ऐसा वो क्यों सोच रहे थे? क्योंकि कुछ तो ऐसा था जो कि undefinable था, ज्यादा definable यानी इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते. And it was suggesting a masculine habitation, यानी जैसे कि कोई मेल जेंडर यहाँ पर रहता हो. So suggest यानी दिख रहा था, masculine related to male gender, habitation यानी कि वहाँ पे रहने वाला. Clear? So suggest that the room belonged to a man. तो इसीलिए वो सोच रहे थे कि अगर यहाँ पे कोई मेल रहता है तो वो क्या, ये जो मिसेस स्टेपल्टन है यानी जो आंट है वो मैरिड है या विडोड है.
Her great tragedy happened just 3 years ago, said the child. That would be since your sister's time. अब इस पे ये जो नीस है, जो लड़की है 15 साल की, वो एक स्टोरी स्टार्ट करती हैं. वो बोलती है कि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी मेरे आंट के साथ, एंड दैट हैपेंड लाइक जस्ट 3 years ago. जब तो आपकी जो सिस्टर रही होगी, लाइक 4 साल पहले आपकी सिस्टर रहती थी, तो 3 साल पहले ये चीज हुई थी. व्हेन योर सिस्टर वाज आल्सो देयर, लाइक वुड बी सिंस योर सिस्टर्स टाइम, व्हेन शी लेफ्ट, यानी आपकी सिस्टर ने जब ये जगह छोड़ी, तब से ये एक ट्रेजेडी हुई थी हमारे घर में रिलेटेड टू दिस आंट. नाउ व्हाट इज द ट्रेजेडी? लेट्स जस्ट सी दैट. Her tragedy asked Frampton. Now Frampton was like, क्या अनहोनी हुई थी या क्या घटना हुई थी? What was the tragedy that happened? Somehow in this restful country, spot tragedies seemed out of place. अब ये जो कंट्री है, यानी कि मतलब ये जो जगह थी, वो बड़ी अच्छी सी है, पीसफुल है, तो यहाँ पे कोई ट्रेजेडी हो भी सकती है ऐसा दिख नहीं रहा था, यानी ऐसा लग रहा था यहाँ पे कोई ट्रेजेडीज हो ही नहीं सकती. You may wonder why we keep that window wide open on an October afternoon. अब ये लड़की बोलती है, आपको सच्ची में ऐसा लग रहा होगा देखकर कि हम इस विंडो को इस आफ्टरनून में, यानी अक्टूबर के दोपहर के टाइम पे हम इस विंडो को खोलकर क्यों रखे हुए हैं? Said the niece, indicating a large French window that opened onto a lawn. अब ये विंडो खोलो तो एक लॉन बना हुआ है, गार्डन एरिया बना हुआ है, और उस विंडो की तरफ पॉइंट करते हुए इस लड़की ने फ्रैम्पटन को बोला कि आपको भी ये चीज अजीब लग रही होगी कि हम अक्टूबर के आफ्टरनून के टाइम पे ये विंडो खोल के क्यों रखे हुए हैं. It is quite warm for the time of the year, said Frampton. तो फ्रैम्पटन बोलते हैं कि ये थोड़ा जैसा ये समय है अक्टूबर, थोड़ी ठंड स्टार्ट हो जाती है, बट दिस इज क्वाइट वार्म, थोड़ी अच्छी गर्मी है, यानी थोड़ा अच्छा सा प्रेजेंट सीजन है. बट हैज दैट विंडो गॉट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजेडी? तो फ्रैम्पटन बोलते हैं ये मेरा मतलब सोचना है कि इसीलिए आपने शायद ये विंडो खोली होगी, बट क्या ये विंडो उस ट्रेजेडी से रिलेटेड है क्या? यानी कि जो आपकी आंट की ट्रेजेडी के बारे में बात कर रहे हो, जो एक अनफॉर्चुनेट चीज हुई है, क्या उससे रिलेटेड है ये विंडो? डन, ऑल राइट. Out through that window 3 years ago to a day, her husband and her 2 young brothers went afar for their day's shooting. तो नीज बताती है कि ऐसा हुआ था कि 3 साल पहले आउट थ्रू द विंडो, इसी विंडो के दिन, टू अ डे हर हस्बैंड एंड हर 2 यंग ब्रदर्स, यानी कि आज के दिन तक, यानी उसी दिन वही ट्रेजेडी हुई थी कि इनकी हस्बैंड, यानी जो आंट है मिसेस स्टेपल्टन है, उनके जो हस्बैंड हैं और उनके जो छोटे भाई थे एंड हर 2 यंग ब्रदर्स, वो लोग एक साथ गए थे शूटिंग के लिए, यानी कि हंटिंग करने के लिए, शिकार के लिए. दे नेवर केम बैक, बट वो लोग तब से वापस नहीं आए. 3 साल हो गए वो लोग वापस नहीं आए. In crossing the moor to their favorite shooting ground, they were all 3 engulfed in a treacherous piece of bog. अब तीनों का मीनिंग समझ लेते हैं. मूर का मतलब होता है ग्रासलैंड, ठीक है, यानी कि जहां पर ये सब मिलेगा, हंट वगैरह वो करेंगे, ऐसे ग्रासलैंड की बात हो रही है. ट्रिचेरस मीन्स डेंजरस, यानी बहुत ज्यादा खतरनाक. दो इट सीम्स सेफ, मतलब दिखता सेफ है बट बहुत ज्यादा खतरनाक होता है. पीस ऑफ बॉग, बॉग मीन्स वेट स्पॉन्जी ग्राउंड, वन में सिंक इनटू इट, जिसे हम दलदल कहते हैं, वो है बॉग. क्लियर? तो यहाँ पे बात हो रही है कि एक बार ये लोग एक ग्रासलैंड को क्रॉस कर रहे थे और अपनी फेवरेट स्पॉट पे जा रहे थे जहाँ पे इनको शूटिंग करनी थी, और वहां पर ये तीनों के तीनों जो है उस दलदल में समा गए. दे गॉट sunk into this bog, that is this muddy water, this very wet spongy सा ग्राउंड. क्लियर? अब दलदल में, ये डेंजरस से दलदल में जो है वो चले गए, तो इसीलिए दे वर नो मोर, सो वो अभी तक वापस नहीं आए हैं, और इस बात को 3 साल हो गए हैं. It had been that dreadful wet summer, और इसी टाइप की कोई बिल्कुल अजीब सा खतरनाक सा समर सीजन चल रहा था, and this is the time when this tragedy happened. And places that were safe in other years gave way suddenly without warning. और ये जो जगह थी जो कि सेफ थी बाकी ईयर्स में, बाकी जगहों पे सेफ थी, they kind of gave suddenly without warning, यानी without warning ये ट्रेजेडी हो गई. Their bodies were never recovered, that was the dreadful part of it. यानी वो इतनी अच्छी जगह थी, वहां पर ऐसा कुछ होता नहीं है, सेफ साउंड कर रहा था, बट यस वार्निंग के बिना ऐसा कुछ अनफॉर्चुनेट हो गया, और उनकी बॉडीज भी आज तक रिकवर नहीं हो पाई है. वो कहाँ है, उनकी बॉडीज कहाँ है, वो बिल्कुल नहीं मिली है. Here the child's voice lost its self-possessed note and became falteringly human. Falteringly means a faltering voice is shaking, hesitant, halting, यानी जो रुक रुक के, ठीक है. तो जब ये पार्ट वो बोलती है ना कि उसकी बॉडीज नहीं मिली, मेरे आंट के हस्बैंड की, उनके तीनों भाइयों की जब बॉडीज नहीं मिली, ये बात जब वो बोलती हैं, तो उसका जो कॉन्फिडेंस था ना लड़की का, जो शुरुआत से दिख रहा था फ्रैम्पटन को, वो कहीं ना कहीं खो जाता है. एंड शी हैड दैट वॉइस जो कि रुक रुक के वो बोलती है, वो इमोशन फील कर पा रही है. शी वॉज फीलिंग वेरी सैड. तो ये थी वो ट्रेजेडी जो वो बताती है फ्रैम्पटन को. Hey everyone, this is Shani Dinani welcoming you to Magnet Brains, and in today's video we are going to begin with the explanation of the second half of this story. हम already देख चुके हैं the explanation of the very first
हाफ। दैट इज हम यहाँ तक जानते हैं स्टोरी के बारे में कि कैसे यहाँ पर बात हो रही है मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल की, जो कि एक नर्वस डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं। वो एंशियस हैं, वरीड हैं, टेंशन में हैं और उसके ट्रीटमेंट के लिए वो अपनी सिटी लाइफ छोड़कर रूरल रिट्रीट के लिए जाते हैं। नाउ व्हेन ये जो बात है वो अपने सिस्टर को बताते हैं तो हिज सिस्टर इज लाइक आई नो दैट यू वुड नॉट टॉक टू एनी ह्यूमन बीइंग देयर, और इस वजह से तुम अकेले रहोगे और लोनलीनेस में और ज़्यादा वर्स होती जाएगी तुम्हारी कंडीशन, तो बेटर ये होगा कि मैं जिन लोगों को जानती हूँ, बिकॉज उनकी सिस्टर जो है वो 4 साल पहले तक यहीं रहती थी इन दैट रूरल एरिया, तो वो बोलती हैं जितने लोगों को वो जानती है उनका लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन वो इनको देगी ताकि वो उनसे बातचीत करे, अकेला फील नहीं करे वहाँ पर। एंड देर आर पीपल हु वर वेरी नाइस इन दैट कैटेगरी एंड दैट्स वाई ही also gets those letter of introduction from his sister and then he reaches a rural area। अब वहाँ पे वो इन्हीं लेटर में से एक मिसेस सेपल्टन है जिनकी बात की गई है, उनके घर पहुँचते हैं। मिसेस सेपल्टन बिजी हैं तो उनकी नीज है 15 साल की, हर नेम इज वीरा, जिसके बारे में अभी हम देखेंगे इन द सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ में नहीं बताया था नाम इनका। वो जो है इनको बातचीत करती है इनसे, उनको बोलती है मेरी आंट को थोड़ा टाइम लगेगा नीचे आने में, टिल देन यू नो आपको मुझे झेलना पड़ेगा, लेट्स जस्ट टॉक। और इसी बारे में क्या होता है जब इनको लगता है, वीरा को या इस लड़की को लगता है कि बहुत देर तक साइलेंस हो गया, बातचीत नहीं हुई है, तो शी इनिशिएट्स और फिर वो पूछती है कि वेदर आप इधर के लोगों को जानते हो क्या या कितने सालों से जानते हो। तो यहाँ पे जो फ्रैम्पटन है वो बताते हैं कि वो बिल्कुल भी कि मतलब बहुत कम होगा 1-2 इंसान जिसको वो जानते होंगे, बिकॉज वो यहाँ पे नहीं रहते थे, उनकी सिस्टर थी 4 साल पहले यहाँ रहती थी जिन्होंने ये सब बताया है। तो इस पे इनको लगता है नीस को कि यस मतलब ये मेरे आंट को भी बिल्कुल अच्छे से नहीं जानते, हमें भी अच्छे से नहीं जानते। तो वो फिर इस बारे में पूछती है मिस्टर फ्रैम्पटन से कि आपको को ये चीज़ अजीब नहीं लगती कि पीछे जो विंडो है वो ओपन रखी है हमने इस टाइम पे ड्यूरिंग दिस मंथ। तो इस पे फ्रैम्पटन को बताते हैं बिकॉज रीजन इज कि एक ट्रेजेडी हुई थी मेरी आंट के साथ, मिसेस सेपल्टन के साथ। तो इस पे जब वो पूछते हैं कि वो क्या ट्रेजेडी थी, तो ये बताती हैं कि मेरी आंट के हस्बैंड, उनके 3 भाई जो हैं अपने डॉग के साथ हंटिंग के लिए गए थे, शूटिंग के लिए गए थे 3 साल पहले, बट वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। वो किसी दलदल में, बॉग में फंस गए थे, उनकी बॉडीज भी रिकवर नहीं हुई और मेरी आंट जो है वो इसी होप में है कि वो लोग इसी विंडो से वापस आएंगे। तो यहाँ तक की बातें जो है वो फ्रैम्पटन को बताती हैं और हमने यहाँ तक की स्टोरी देख ली है, बट लेटर वो और भी कुछ है जो फ्रैम्पटन को बताती है जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देन हम बिगिन करेंगे विद द सेकंड पार्ट और सेकंड हाफ ऑफ द स्टोरी। क्लियर? ऑल राइट। So poor aunt always thinks that they will come back someday। तो वो आगे की स्टोरी बताती है कि मेरी जो आंट है बेचारी, वो उनको हमेशा ऐसा लगता है कि किसी ना किसी दिन तो उनके हस्बैंड, उनके जो ब्रदर्स हैं वो वापस आएंगे। They and the little brown spaniel that was lost with them and walking at that window just as they used to do। तो मेरी आंट को लगता है कि उनके हस्बैंड, उनके भाई एक दिन पक्का आएंगे इस विंडो से और वो अपने डॉग के साथ आएंगे जो कि लिटिल ब्राउन स्पेनियल, स्पेनियल इज अ टाइप ऑफ डॉग, और उसके साथ जब वो वापस आएंगे तो इसी विंडो से आएंगे, इसीलिए वो विंडो को ओपन रखती हैं। That is why the window is kept open every evening till it is quite dusk। और इसीलिए जब तक अंधेरा नहीं हो जाता थोड़ा, तब तक वो इस विंडो को खोल कर रखती हैं कि भाई वो लोग यहीं से वापस आएंगे। Poor dear aunt, she has often told me how they went out, her husband with his white waterproof coat over his arm। तो वो बोलती है मेरी बेचारी आंट, बेचारी वो क्यों बोल रही है, बिकॉज ऑब्वियसली वो वेट कर रही है अपने हस्बैंड, अपने ब्रदर्स के लिए, तो उनको बहुत ज़्यादा इमोशनली वो डिस्ट्रेस्ड हैं और बहुत ज़्यादा झटका लगा है उनको इस इंसिडेंट से। तो वो बोलती है मेरी पुअर आंट हमेशा मुझे बताती है कि कैसे उनके हस्बैंड जो हैं वो अपने वाटरप्रूफ वाइट कलर के कोट के साथ गए थे, एंड रॉनी हर यंगेस्ट ब्रदर सिंगिंग बर्टी वाई डू यू बाउंड एज ही ऑलवेज डिड टू टीज हर। और कैसे उनका जो छोटा भाई है जिसका नाम है रॉनी, वो हमेशा ये गाना गाता रहता था बर्टी हाउ डू यू बाउंड। ये इसीलिए गाना गाता था क्योंकि इससे वो परेशान करता था, टीज करता था किसको, मिसेस सेपल्टन को। तो इस तरीके से वो ये गाना गाता रहता था बिकॉज शी सेड इट गॉट ऑन हर नर्व्स, बिकॉज उनको ये गाना बिल्कुल पसंद नहीं आता था, उनको बहुत ज़्यादा अजीब लगता था, फ्रस्ट्रेटिंग लगता था, अनोइंग लगता था। तो इनका जो ब्रदर है यंगर ब्रदर हमेशा ये गाना गाता रहता था। तो इस तरीके से वो बताती है कि मेरी पुअर आंट जो है वो बताती है कि जैसे 3 साल पहले उनके हस्बैंड विद अ वाइट कोट, दैट इज वाटर प्रूफ कोट, और उनके छोटा भाई जो हमेशा ये गाना गाता रहता था, वो कैसे गए थे और अभी तक वापस नहीं आए। बट यस, उनकी आंट को लगता है कि वो बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। Do you know sometimes on still quiet evenings like this I almost get a creepy feeling that they will all walk in through that window। फिर यहाँ पर ये जो नीज है वो बोलती है फ्रैम्पटन को कि आपको पता है कि कभी कभी ऐसी जब शांति होती है और ऐसी इवनिंग शाम का टाइम हो जाता है, तो मुझे कभी कभी ऐसी क्रीपी सी, ऐसी अजीब सी और ऐसी डरावनी सी फीलिंग आती है कि वो लोग कभी भी किसी भी मोमेंट इस विंडो से वॉक करके आएंगे, यानी उनकी जो आत्माएं हैं, स्पिरिट्स हैं, जो घोस्ट हैं, वो इस विंडो से आएंगे एंटर करते हुए। ऐसा मुझे बहुत बार लगता है, ऐसी मुझे फीलिंग आती है। तो इस तरीके से
से वो ये पूरा डिस्क्रिप्शन देती है उनकी फैमिली के बारे में, कैसे उनकी आंट वेट कर रही है और इसीलिए इस विंडो को उन्होंने ओपन रखा है। तो इस अब थोड़ा समझ आ रहा है हमको कि इस चैप्टर का नाम द ओपन विंडो क्यों रखा है। क्लियर? अब हम देखते हैं कि सेकेंड हाफ जो है उसमें स्टोरी क्या देखते हैं हम, या फिर क्या हम समराइज वेज में देखेंगे कि व्हाट आर द पॉइंट्स दैट वुड बी कवर्ड इन द सेकेंड हाफ। क्लियर? ऑल राइट। Mrs. Stapleton comes down at last and inadvertently confirms her niece's story. अब ये जो चीज़ है, ये पहली चीज़ है जो हम देखेंगे इस पूरे पार्ट में। वो क्या है? फाइनली मिसेस स्टेपल्टन नीचे आएंगी। दूसरी बात, वो एक्सीडेंटली इस स्टोरी को प्रूव कर देंगी जो नीस ने सुनाई है। अब वो कंफर्म कैसे करती है, एक्सीडेंटली कैसे होता है, वो सब हम चीज़ इसमें देखेंगे। बट येस, कहीं ना कहीं वो एक तरीके से सील लगा देती है स्टोरी पे कि हाँ ये बिल्कुल सही है, और वो कंफर्म कर देती है। तो फ्रैम्पटन नटेल इज लाइक कि हाँ उनको लगता है सच्ची में इनके जो हस्बैंड है, उनके भाई जो हैं, वो अभी तक लौटे नहीं हैं। 3 साल पहले सच में ये मिस हैप या ये ट्रेजेडी इनके घर में हुई थी। क्लियर? सेकेंड पॉइंट जो हम कवर करेंगे सेकेंड पार्ट में वो होगा, फ्रैम्पटन ट्राइज टू एक्वांट हिज होस्ट विद द नेचर ऑफ हिज एलमेंट। एक्वांट का मतलब होता है फैमिलियराइज, यानी कि बताना। तो फिर वो अपनी होस्ट यानी कि जो मिसेस स्टेपल्टन है उनको अपनी एलमेंट, अपनी बीमारी के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से वो क्या चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया है, वो क्यों मिलने आए। इस तरीके से वो सारी बातें जो हैं किसको बताते हैं, मिसेस स्टेपल्टन को। नेक्स्ट इज थ्रू द ओपन विंडो ही कैन सी थिंग्स दैट वर्सन हिज नर्व्स। पर ऐसा कुछ होता है जो कि रिलेटेड है ओपन विंडो से, जो कि हमारे चैप्टर का ही नाम है, कि वो इनकी कंडीशन को और ज़्यादा ख़राब कर देता है। अब वो क्या होगा वो तो हम देखेंगे लेटर इन द स्टोरी। तो ये तीनों चीज़ें हैं जो कि समराइज्ड वे में गिवन है, दैट वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। क्लियर? ऑल राइट। सो नाउ लेट्स जस्ट बिगिन कि एग्जैक्टली आगे स्टोरी में क्या होता है। She broke off with a little shudder. कौन? मिसेस स्टेपल्टन। फाइनली वो नीचे आ जाती है एंड शी ब्रोक ऑफ विद लिटिल शडर। शडर मतलब ऐसे हिलना, थोड़े शोल्डर की जो मूवमेंट होती है ना, कि हम ऐसे करके बात नहीं करते, पता नहीं, इस टाइप का जो होता है उसे शडर कहते हैं। तो ये वाले मूवमेंट में वो जल्दी जल्दी आती है बिकॉज वो लेट हो गई हैं, अपने इतनी देर से वेट कर रहे हैं जो ये मिस्टर फ्रैम्पटन है। तो इस तरीके से वो आती हैं थोड़ा हिल डुलते हुए। इट वॉज अ रिलीफ टू फ्रैम्पटन व्हेन द आंट बसल्ड इनटू द रूम विद अ वर्ल ऑफ अपॉलजीज फॉर बीइंग लेट इन मेकिंग हर अपीयरेंस। तो जैसे ही वो आती हैं, बसल का मतलब होता है एंटर द रूम नॉइजीली, बहुत जल्दी जल्दी आना, आवाज करते हुए। वर्ल ऑफ अपॉलजीज मींस मेनी अपॉलजीज। वर्लपूल नहीं बोलते जैसे हम, बहुत सारी वेव्स होती हैं, तो वर्ल ऑफ अपॉलजीज यानी बहुत सारी माफी मांग रही हैं, वो बहुत ज्यादा अपॉलोजाइज कर रही हैं। तो ये चीज जो है वो दैट वाज समथिंग बहुत ज्यादा रिलीविंग था, यानी रिलैक्सिंग था फॉर फ्रैम्पटन। बड़ा उनको रिलैक्स्ड फील होता है जैसे ही मिसेस स्टेपल्टन आती हैं, बहुत जल्दी जल्दी रश करते हुए रूम में, आवाजें करते हुए, और वो माफी मांगने लगती हैं किससे? फ्रैम्पटन से, कि सॉरी मैं इतनी देर से आई हूँ, मैं अपने आप को प्रेजेंट करने में यहाँ पर इतनी लेट हो गई। I hope Veera has been amusing you, she said. अब वीरा कौन है? यही है वो गर्ल who is 15 years old, niece of मिसेस स्टेपल्टन, जो कि इनको पूरी स्टोरी सुनाती है ट्रेजेडी के बारे में एंड एवरीथिंग। तो कौन है वीरा? वीरा इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर गर्ल। तो अभी तक हमको सारे कैरेक्टर समझ आ गए हैं। नंबर 1 इज फ्रैम्पटन नटेल, नंबर 2 इज मिसेस स्टेपल्टन, नंबर 3 इज वीरा, दैट 15-year-old गर्ल। क्लियर? तो वो बोलती है कि मैं आशा करती हूँ, आई जस्ट होप कि वीरा जो है वो आपको एंटरटेन कर रही थी, बोर नहीं कर रही थी। शी वॉज लाइक टेकिंग केयर ऑफ यू, इंटरैक्ट कर रही थी आपके साथ। शी हैज बीन वेरी इंटरेस्टिंग, सेड फ्रैम्पटन। तो फ्रैम्पटन बोलते हैं हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग है, यानी बहुत इंटरेस्टिंग बातें करती है। ऑब्वियसली उसने पूरी स्टोरी सुनाई थी, तो दिस इज हाउ वो एंटरटेन्ड थे उस वक्त, बोर नहीं हुए थे वो। सो ही वॉज लाइक कि नहीं, वीरा जो है वो सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। क्लियर? ऑल राइट। I hope you don't mind the open window, said Mrs. Stapleton briskly. My husband and brothers will be home directly from shooting and they always come in this way. तो वो बोलती हैं कि मैं आशा करती हूँ, आई होप कि आपको ये विंडो से कोई इशू नहीं है, क्योंकि विंडो बहुत बड़ी है, अक्टूबर का मंथ है, तो प्रॉब्लम हो सकती है कि बहुत हवा आ रही है एंड ऑल। तो वो बोलती हैं कि आई होप आपको इस विंडो के ओपन रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये चीज़ वो बहुत जल्दी जल्दी बोलती है, इन अ वे जैसे वो ये चाहती है कि आप उसके साथ नॉर्मल रहो, यानी यू शुड बी लाइक वेरी ओके विद इट एंड यू शुड नॉट माइंड इट। तो इस तरीके से वो उसको बोलती है कि आप ओपन विंडो से प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, बिकॉज मेरे हस्बैंड और जो भाई हैं वो कभी भी एनी मोमेंट यहीं पे आएंगे घर पे, तो वो इसी जगह से आते हैं, यानी इसी वे से इस विंडो के थ्रू आते हैं। तो जो लिखा था ना पॉइंट की एक्सीडेंटली वो कंफर्म करती हैं, दिस इज द वे, यानी कि उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरे हस्बैंड जो हैं या जो मेरे ब्रदर्स हैं वो 3 साल पहले चले गए थे, ट्रेजेडी हो गई, इस तरीके की बातें नहीं करती वो। बट वो ये चीजें बोलती है जो कि वीरा ने भी बोली कि वो शूट के लिए गए हैं, शूटिंग के लिए, सॉरी शूटिंग इन द सेंस हंटिंग, नॉट शूटिंग, ठीक है। और फिर वो जो है यहीं से वापस आते हैं और ऐसा मेरी आंट को लगता है कि वो वापस आएंगे, तो वो यही चीज़ बोलती है। तो एक्सीडेंटली ये स्टोरी कंफर्म हो जाती है, यानी कि वीरा ने जो कुछ भी बोला वो सच था, वो ट्रेजेडी जो है बिल्कुल सच है। क्लियर? ऐसा किसको समझ आ जाता है? फ्रैम्पटन को।
They have been out for snipe in the marshes today, so they will make a fine mess over my poor carpets, so like humane folk, isn't it? तो वो बोलती हैं कि वो लोग जो है स्नाइप के लिए बाहर गए मार्शेस। स्नाइप क्या होता है? वाटर बर्ड दैट लिव्स इन मार्शेस। तो ये एक बर्ड होती है, शूट करने गए हैं किसको? एक बर्ड को, ठीक है। तो वो बोलती हैं कि वो इस बर्ड के लिए गए हुए हैं और जब वो वापस आएंगे तो ऑब्वियसली वो मेरे पूरे कारपेट पे एक मेस कर देंगे, यानी पूरे गंदे से आएंगे, मिट्टी मिट्टी में, तो अंदर एंटर करेंगे, कारपेट पूरा गंदा हो जाएगा। और ये चीजें जो है आप लोग करते ही हैं, मेन फोक यानी कि जो पूरा जो एक कम्युनिटी यानी एवरी मेल जेंडर डज दिस, कि वो बहुत ज्यादा गंदगी कर देते हैं घर में आते हैं, उनको ये सफाई वफाई पसंद नहीं आती है, समझ नहीं आती। ऐसा कौन बोलती है? मिसेस सेपल्टन। कि आप लोग जो है यही करते हैं, तो मेरे हस्बैंड और जो मेरे ब्रदर्स आएंगे वो भी पूरा मेस कर देंगे इस कारपेट पे, तो वो इसी एरिया से आते हैं, इसलिए मैंने विंडो को ओपन करके रखा है। क्लियर? तो इस तरीके से वो अभी वो बता रही हैं कि विंडो क्यों ओपन रखी है और उनके कौन कौन वहां से एंटर होने वाला है। तो वीरा की जो स्टोरी थी वो बिल्कुल यहाँ पे प्रूफ हो रही थी कि वो जो कुछ भी बोल रही थी वो बिल्कुल सही थी। क्लियर? ऑल राइट। She rattled on cheerfully about the shooting and the scarcity of birds and the prospects for duck in the winter. इस तरीके से मिसेस सेपल्टन जो है वो बोलती जाती, बातचीत करती जाती हैं। लाइक शी rattled, rattle मतलब went on, बड़बड़ बड़बड़ करना जो होता है ना उसको कहते हैं rattle करना। तो she just went on by telling cheerfully, बड़ी खुशी से वो बताती हैं about the shooting, कि कैसे हंट करते हैं वो, कहाँ जाते हैं, एवरीथिंग। एंड द स्कैरसिटी ऑफ बर्ड्स, और कैसे बर्ड्स की कमी आ गई, बिकॉज वो बर्ड को ही शूट करने गए, राइट? तो कैसे बर्ड्स जो है वो मिल नहीं रही हैं, देयर आर वेरी फ्यू बर्ड्स, नो बर्ड्स और वेरी फ्यू। स्कैरसिटी का मतलब होता है बहुत कम, कमी हो जाना, राइट? एंड द प्रोस्पेक्ट्स फॉर डक इन द विंटर, प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, और डक्स भी जो है वो विंटर में मिलना बड़ी मुश्किल होती है। यानी कि ओवरऑल वो बता रही थी कि शूट क्या होता है, हंट कैसे करते हैं, देन कितनी स्कैरसिटी है बर्ड्स की, डक को ढूंढना या पॉसिबिलिटी डक की होना विंटर सीजन में बड़ी ही डिफिकल्ट होती है। तो इस तरीके से वो बताते जाती हैं, अपनी बातें करती जाती हैं। किससे? फ्रैम्पटन से। टू फ्रैम्पटन इट वॉज ऑल प्योरली हॉरेबल, बट फ्रैम्पटन को बड़ा मजा नहीं आ रहा था कि अरे वाह वाह कितनी अच्छी बातें करें, बिकॉज ऑलरेडी वो एक नर्व डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सारी चीजें बड़ी हॉरेबल थी, उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। एक तो ये भी रीजन था क्योंकि वीरा ने बता दिया था कि 3 साल पहले ही ये लोग जा चुके हैं, अनफॉर्चुनेटली दे आर नो मोर, उनकी बॉडीज भी नहीं मिली है, और वो बार बार ये बोल रही है कि इस तरीके से वो लोग आएंगे, स्कैरसिटी, तो वो सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हॉरेबल होती जा रही थी, इन द सेंस डरावनी होती जा रही थी। किसके लिए? फ्रैम्पटन के लिए। He made a desperate but only partially successful effort to turn the talk onto a less ghastly topic. He was conscious that his hostess was giving him only a fragment of her attention, and her eyes were constantly straying past him to the open window and the lawn beyond. तो ये जो थे फ्रैम्पटन, वो पूरी कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल अपनी मर्जी से डेस्परेटली पूरी कोशिश कर रहे थे, बट येस वो पार्शली ही सक्सेसफुल हुआ, थोड़ा बहुत ही वो सक्सेसफुल हो पाते। और वो क्या कोशिश कर रहे थे कि वो ये जो गैसली टॉपिक था, यानी बहुत ही बकवास सा टॉपिक चल रहा है, वेरी हॉरेबल जो ये डिस्कशन चल रहा था, उससे वो टॉपिक को चेंज कर सके। बट येस वो पूरी कोशिश करते हैं, बट वो थोड़े से ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। And he was conscious that his hostess was giving him only a fragment of her attention. और उनको ये समझ आ रहा था कि मिसेस सेपल्टन सिर्फ थोड़ा बहुत ही ध्यान दे रही है, फ्रेगमेंट यानी कुछ पार्ट अटेंशन का, तो सिर्फ थोड़ा बहुत ही ध्यान दे रही थी वो फ्रैम्पटन की बातचीत पे, बाकी बातें वो सुन भी नहीं रही थी। And her eyes were constantly straying past him to the open window and the lawn beyond. स्ट्रेइंग का मतलब होता है मूविंग, यानी कि पूरा टाइम कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली जो ये सेपल्टन है वो क्या कर रही थी, वो देख रही थी उस विंडो की तरफ जो कि सीधे सीधे फ्रैम्पटन के पीछे थी, ठीक है, उस विंडो को वो देख रही थी, और उस विंडो के बाहर जो लॉन था बस वो उसी को देख रही थी। यानी उनका पूरा ध्यान इस पे था कि कब उनके हस्बैंड वापस आएंगे, कब उनके ब्रदर्स वापस आएंगे। It was certainly an unfortunate coincidence that he should have paid his visit on this tragic anniversary. और आज ही के 3 साल पहले ये सब कुछ हुआ था, वीरा ने बताया इनको, राइट? तो वो यही सोच रहे थे कि कितना ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है, कितने बदकिस्मत है वो, कि वो इसी दिन आना था उनको मिसेस सेपल्टन के घर, जिस दिन ये ट्रैजिक एनिवर्सरी है, जिस दिन यानी कि ये मिस हैपनिंग जो है वो इसी दिन हुई थी 3 साल पहले। तो ये बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट था उनके लिए कि दैट ही केम टू दिस ऑन दिस पर्टिकुलर डे ओनली टू मिसेस सेपल्टन्स हाउस व्हेन दिस मिस हैपनिंग हैपेंड like 3 years back. So he was not at all happy with this thing. The doctors agree in ordering me complete rest, an absence of mental excitement, and avoidance of anything in the nature of violent physical exercise, announced Frampton, who labored under tolerably widespread delusion that total strangers and chance acquaintances are hungry for the least detail of one's ailments and infirmities, their cause and cure.
तो क्या होता है, फ्रैम्पटन फिर अपनी बातचीत कर रहे हैं मिसेस सेपल्टन से और वो बोलते हैं कि डॉक्टर ने मुझे ये बिल्कुल ऑर्डर किया है या मुझे डॉक्टर्स ने ये चीज़ प्रिस्क्राइब की है कि मुझे कंप्लीट रेस्ट करना है, मुझे बिल्कुल आराम से अपनी लाइफ जीनी, थोड़ी पीसफुली रेस्ट करना है, मुझे बिल्कुल ऐसा हॉचपॉच या बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू स्ट्रेन हिज नर्व्स और इस तरीके से प्रेशर बिल्टअप होगा। तो मुझे पूरा कंप्लीट रेस्ट लेना है। एन एब्सेंस ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट, मुझे मेंटली कोई भी ऐसी चीज़ यहीं देखनी, बात नहीं करनी जिससे वो एक्साइट यानी खुश हो जाए, इसका नहीं मतलब एकदम से बहुत ओवर रिएक्शन आए, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाए, बहुत ज़्यादा डर जाए, तो कोई भी ऐसी चीज़ उनको नहीं करनी है। एंड अवॉइडेंस ऑफ एनीथिंग इन द नेचर ऑफ वायलेंट फिजिकल एक्सरसाइज, और नेचर में कोई भी ऐसी चीज़ है जो गुस्से वाली, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ रहे हैं, ऐसा फिजिकली मुझे कोई भी काम नहीं करना है। सो ओवरऑल वो ये एक्सप्लेन कर रहे थे किसको, मिसेस सेपल्टन को, कि कोई भी चीज़ जो ऐसी हो, जैसे कि वो बात कर रही है ना घोस्ट वगैरह हो गए या भूत की बात हो गई, इन द सेंस यानी 3 साल पहले जो नहीं रहा वो आएंगे तो मतलब वो घोस्ट के फॉर्म में आएंगे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते और डॉक्टर ने उनको मना किया ये सब चीज़ें सुनने करने के लिए। Announced Frampton, who labored under the tolerably widespread delusion. What is delusion? False impression or belief. तो वो पूरी कोशिश कर रहे थे, लेबर्ड यानी ही वॉज जस्ट पुटिंग ऑल हिज एफर्ट्स, हार्डवर्क कर रहे थे वो ये चीज़ को सोचते हुए कि उनको भी ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ था एक बिलीव, ऐसी बिल्कुल रॉन्ग बिलीव था लोगों को कि टोटल स्ट्रेंजर्स एंड चांस एक्वेंटेंसेस, यानी टोटली जिनको वो जानते भी नहीं हैं, और चांस एक्वेंटेंसेस यानी जिन्हें गलती से जानने लगे, यानी वो कोई रिलेटिव नहीं थे बट गलती से जान पहचान हो गई, ऐसे लोग जो हैं आर हंग्री फॉर द लीस्ट डिटेल ऑफ वंस एलिमेंट्स एंड इन्फॉर्मिटीज देयर कॉज एंड क्योर। वो लोग बिल्कुल लीस्ट इंटरेस्टेड होते हैं, ना के बराबर इंटरेस्टेड होते हैं किसी के भी बिल्कुल एलिमेंट्स या इन्फॉर्मिटीज, यानी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी बीमारी है, उसको जानने के लिए। सो रिलेटिंग टू हेल्थ कंप्लेंट्स ऑफ सिकनेस और वीकनेस, यानी कोई भी अगर अपनी तबीयत के बारे में बता रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ऐसे कंप्लेन कर रहा है, वो चीज़ें उसका कैसे ट्रीटमेंट होगा, क्योर और कॉज, और वो क्यों हुई है, ये सब चीज़ें जानने के लिए कोई भी स्ट्रेंजर या चांस एक्वेंटेंसेस सबसे कम हंग्री होते हैं, यानी सबसे कम इंटरेस्टेड होते हैं। और यही चीज़ जो है सोचते हुए पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो बताएं मिसेस सेपल्टन को कि उनकी क्या कंडीशन है। डन, ऑल राइट। On the matter of diet, they are not so much in agreement, he continued. फिर वो बताते हैं कि बिल्कुल ये जो डाइट वगैरह है मेरी या जो कुछ भी मैं फॉलो कर रहा हूँ उसमें बिल्कुल भी एक सेम सिमिलैरिटी नहीं है, यानी मेरी जो तबीयत है या मुझे जो प्रिस्क्राइब किया गया है वो सारी चीज़ें एक साथ नहीं जाती हैं। No, said Mrs. Stapleton in a voice which only replaced a yawn at the last moment. और एकदम से वो बोलती है नो, यानी कुछ तो उन्होंने सुना होगा जिसपे वो बोलती है नो, और फिर वो एकदम से यॉन करने लगती है, उबासी लेने लगती है। इसका मतलब वो जो है इंटरेस्टेड नहीं थी, शी वॉज लाइक नॉट एट ऑल पेइंग अटेंशन। तो होता है ना जब हम किसी चीज़ पर अटेंशन पे नहीं करते, स्पेसिफिकली क्लासरूम में जब टीचर पढ़ा रही होती है और हमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता तो हम यॉन करते रहते हैं, उबासी आ जाती है, राइट, कई बार पकड़े भी जाते हैं। तो इस तरीके से प्रूफ हो जाता है कि वो बिल्कुल भी कैसे बिल्कुल ऐसे बात कर रही थी वो, जैसे कि वो जो यॉन करने वाली थी, उबासी लेने ही वाली थी, और वो बोलते बोलते उसको कंट्रोल कर लेती है ताकि ये पता ना चले कि भाई वो इंटरेस्टेड थी ही नहीं। Then she suddenly brightened into alert attention. But एकदम से कुछ ऐसा हुआ कि वो बिल्कुल अलर्ट हो गई, अटेंटिव हो गई। अब ऐसा क्या हुआ? But not to what Frampton was saying. पर इसका रीजन ये नहीं था कि फ्रैम्पटन जो बोल रहे थे उस पर वो अलर्ट हो गई, अटेंटिव हो गई कि अरे उनको कुछ ऐसा सुनाई दे गया जिसपे उनको ध्यान से सुनना चाहिए। Here they are at last, she cried. वो एकदम से बोलती है अरे फाइनली ये लोग आ गए, अब लेट्स सी कौन आ गया। Just in time for tea and don't they look as if they were muddy up to the eyes. और फिर वो बोलती हैं कि बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं, बिल्कुल चाय का ही टाइम हो रहा है, चाय का वक्त हो रहा है, एंड बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कम्प्लीटली आंखों तक मिट्टी में भरे हुए हैं। तो ये कौन थे? ये थे उनके हस्बैंड, उनके ब्रदर्स, जिनकी बात हो रही है, जो 3 साल पहले ऑलरेडी नहीं थे दुनिया में। यानी कि ऐसा कुछ पता चल रहा है कि घोस्ट जैसे आ गए हो या फिर उनको दिख रहा हो, मे बी पता नहीं क्या रियलिटी थी। तो इस तरीके से वो बोलती है। एंड ऑल्सो वो ये बोलती है कि आंखों तक वो मिट्टी में भरे हुए हैं। और वीरा ने भी ये बताया था कि वो किस में गए थे, दलदल में फंस गए थे, तो ऑब्वियसली पूरी बॉडी जो है वो मिट्टी की हो गई होगी। क्लियर? तो इस तरीके से वो अटेंटिव इसलिए हो जाती है बिकॉज वो किसी को देखती है, बोलती है फाइनली ये लोग आ गए राइट टाइम पे, चाय के टाइम पे, और कंप्लीटली वो मिट्टी में भरे हुए हैं। Frampton shivered slightly and turned towards the knees with a look intended to convey sympathetic comprehension. पहले मीनिंग समझ लेते हैं। Sympathetic comprehension means understanding and showing sympathy, यानी किसी को समझना या फिर उनके सेंटिमेंट्स को समझ पाना, एम्पथाइज करना, उसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन या सिंपथाइज कॉम्प्रिहेंशन। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आंट बोल रही हैं कि आ गए फाइनली मेरे हस्बैंड वगैरह, यानी कि वो उनको समझ पा रहे हैं कि मे बी वो शॉक में हैं, इसलिए वो ऐसी बातें कर रही है कि उनके हस्बैंड आ गए एंड ऑल। तो वो इस तरीके से शिवर करने लगते हैं फ्रैम्पटन एक तो,
कि भाई कैसी बातें कर रही है कि घोस्ट आ गया है, एवरीथिंग इस तरीके उनको लगेगा राइट कि कोई भूत वूत आ गया है। और वो जो है नीस की तरफ देखते हैं, वीरा की तरफ देखते हैं विद अ लुक जो कि बता रहा है कि वो बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहे हैं सेपल्टन के लिए कि वो अपने हस्बैंड और इन सबको देख रही है, यानी बिकॉज शी इज इन शॉक। The child was staring out through the open window with a dazed horror in her eyes. But वीरा जो है वो खिड़की के बाहर देखती है और उसकी आंखों में अलग ही डर दिख रहा है, like she is staring outside the window but with that horror कि जैसे वो बहुत ज़्यादा डर गई हो। In a chill shock of nameless fear, Frampton swung round in his seat and looked in the same direction. और ये चीज़ जब वो वीरा को देखते हैं कि वो डरी हुई है, विंडो की तरफ देख रही है, तो वो भी एक तरीके से थोड़ा चिल, यानी कि वो एक होता है ना जब डर लगता है तो एक कपकपी सी होने लगती है, उसके बारे में बात हो रही है, शिवर करने लगते हैं। अब इसका मतलब क्या था, इस डर का नाम क्या था, वो तो फ्रैम्पटन को भी नहीं पता किस वजह से वो डर रहे थे, बट वैसे ही वो उस डायरेक्शन में देखते हैं जहाँ पे वीरा देख रही थी, जहाँ पे मिसेस सेपल्टन देख रही थी, यानी विंडो के बाहर। एंड लेट्स सी कि वो क्या देखते हैं। In the deepening twilight, 3 figures were walking across the lawn towards the window. They all carried guns under their arms and one of them was additionally burdened with a white coat hung over his shoulders. तो क्या दिखता है इनको कि एक डीपनिंग ट्वाइलाइट, यानी कि बिल्कुल रात की रोशनी दिख रही है, बिल्कुल मूनलाइट है, और उसमें 3 लोग जो है वो लॉन से वॉक करते हुए आ रहे हैं। तीनों लोगों के पास क्या है, गन्स है अंडर देयर आर्म्स, उन्होंने ऐसे गन्स नहीं लगा देते हैं, तो इस तरीके से तीनों के पास बंदूक है, पर एक है जिसके पास एक और चीज़ है जो कि एक एडिशनल बर्डन है, यानी एक और चीज़ का वो भार उठा के चल रहे हैं, और वो था उनके पास एक वाइट कलर का कोट है विच वॉज हंग ओवर हिज शोल्डर, यानी शोल्डर्स पे लटका के रखा था। इस तरीके से 3 लोग जो हैं वो विंडो के बाहर इनको दिखते हैं एंड दिस इज हाउ वो नोटिस करते हैं कि क्या देखकर वीरा थोड़ी डरी हुई थी, यहाँ सेपल्टन जो है वो क्या देखकर बोलती है कि फाइनली ये लोग आ गए। A tired brown spaniel kept close at their heels. Noiselessly they neared the house and then a hoarse young voice chanted out of the dusk. अब क्या होता है, एक बहुत ही टायर्ड ब्राउन स्पेनियल, यानी कि बहुत ही थका हुआ सा ब्राउन कलर का डॉग जिसका नाम है स्पेनियल। स्पेनियल का मतलब होता है टाइप ऑफ डॉग, ठीक है। तो ऐसा ब्राउन कलर का एक डॉग है, वो भी इन लोगों के साथ आ रहा था, विच वॉज क्लोज टू देयर हील्स, यानी उनके पैरों के बिल्कुल पास था। नॉइसलेसली दे हेयर्ड नियर द हाउस, और बिल्कुल बिना आवाज़ किए हुए, नॉइसलेसली यानी कि बिना आवाज़ किए हुए वो घर की तरफ आ रहे थे। एंड देन अ हॉर्स यंग वॉइस चैंटेड आउट, और वैसे ही एक बहुत ही हार्श सी, बहुत ही रफ सी आवाज़ बाहर आती है, I say Bertie, why do you bound? तो हम जब ये देख रहे थे सेकेंड हाफ के एंड, फर्स्ट हाफ के एंड में कि कैसे वो बताती है कि उनके हस्बैंड हैं जिसके पास एक वाइट कलर का कोट था, वो उसके साथ गए हैं। सेपल्टन की जो नीज है वो बताती है कि कैसे उनकी आंट ने बताया था, ठीक है, एक वो चीज़ प्रूफ हो रही है। दूसरी बात वो डॉग की बात हुई थी तो स्पेनियल आ रहा है। देन थर्ड थिंग कि वो रॉनी जो इनका यंगर ब्रदर है वो हमेशा गाना गाता रहता था, I say Bertie, why do you bound? तो ये सारी चीज़ें वैसी हो रही थी जैसे कि इनकी नीज ने बताई थी। दिस मीन्स ये बहुत ज़्यादा डरावना सीन होगा उस वक्त फ्रैम्पटन के लिए कि कैसे 3 साल पहले जो लोग गए थे उनकी बॉडीज भी नहीं मिली, वो लोग आज तक नहीं आए, और आज वो वापस आ रहे हैं और वही सारी चीज़ें हो रही है जैसे कि नीज ने उनको एक्सप्लेन की थी। सो येस, दिस वुड बी वेरी हॉरेबल, वेरी लाइक स्कैरी फॉर फ्रैम्पटन। लेट्स सी कि उनका इस पे रिएक्शन क्या होता है। ऑलराइट, सो इसके साथ स्टार्ट होता है द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर इन विच वी आर गोइंग टू कवर व्हाट एल्स कैन फ्रैम्पटन डू बट बीट अ हैस्टी रिट्रीट, यानी कि ये जो रिट्रीट थी उनकी, ये पीसफुल जगह पे वो रहने गए थे, इतने रश में गए थे, यानी कि बहुत हरी में गए थे, इसी को कहा गया है हैस्टी। और इस तरीके से वो क्या कर सकते हैं, मतलब वो गए किसके लिए थे, पीस के लिए, ठीक है। आयरनी देखो, गए थे वो शांति के लिए, बट इनको यहाँ पर ऐसा स्कैरी सा बिल्कुल एक्सपीरियंस होता है, तो किस तरीके का उनका ये जो नर्वस डिसऑर्डर है वो ट्रीट हुआ होगा, दैट वी कैन इमेजिन, राइट। सेकंड थिंग, इट हैड ही सीन अ घोस्ट, क्वेश्चन मार्क, क्या उन्होंने घोस्ट को देखा है, बिकॉज वो जो लोग थे वो 3 साल पहले गए थे, वो सच में विंडो से आ रहे थे, वही पूरा डिस्क्रिप्शन था, अपीयरेंस था जो कि वीरा ने एक्सप्लेन किया था। इट मीन्स क्या उन्होंने, यानी फ्रैम्पटन ने सच में भूत को देख लिया था या घोस्ट को देख लिया था। The niece does have a knack for explaining an uncanny coincidence. अब uncanny का मतलब होता है unnatural, unexpected और strange event, और यहाँ नैक का मतलब होता है क्लेवर ट्रिक, यानी कि ये जो वीरा है, जो नीज है, उसके पास एक बहुत ही क्लेवर सा तरीका, एक बहुत ही चालाकी से वो रीज़न देती है एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट का। अब वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट क्या है, वो स्ट्रेंज चीज़ क्या होती है, वो भी हम देखेंगे, एंड ऑल्सो वो जो वीरा है वो किस तरीके से क्लेवरली इस चीज़ को समझाती है वो भी हम यहाँ पे समझेंगे। क्लियर? ऑल राइट। So Frampton grabbed wildly at his stick and hat
The hall door, the gravel drive and the front gate were dimly noted stages in his headlong retreat. यानी कि यहाँ पे शायद आई गेस थोड़ा सा मिसिंग है कि फ्रैम्पटन जो है वो एकदम से अपनी स्टिक उठाते हैं, अपनी हैट उठाते हैं और एकदम से भागते हैं किस जगह पे, द हॉल डोर, यानी कि जो हॉल का डोर है, एंट्रेंस है, वहां पे भागते हैं। फिर आगे ग्रेवल ड्राइव यानी पत्थरों का रोड बना हुआ है, वहां भागते हैं। एंड द फ्रंट गेट वर डिमली नोटेड स्टेजेस इन हिज हेड लॉन्ग रिट्रीट। और जो ये इतनी तेज तरीके से भागता है, बिल्कुल स्पीड में बिल्कुल भागते हैं ये फ्रैम्पटन, तो एकदम से हॉल का डोर, फिर बिल्कुल वो पत्थर वाला जो ग्रेवल ड्राइव है जहाँ पत्थर बिछे हुए हैं वहां पर, और उसके बाद जो फ्रंट गेट है, मेन गेट होगा घर का, वो सब चीजें बिल्कुल ऐसी डिमली यानी बहुत छोटी सी दिखती हैं, बहुत ही कम दिखाई देती हैं। मतलब वो इतनी जल्दी से उनसे पार होके भाग जाता है। इट मीन्स फ्रैम्पटन जो है वो डर जाते हैं ये देखकर, जब उनको पता चलता है कि भाई तो भूत आ गए, स्पिरिट्स आ गई हैं, और इसे देखकर वो वहां से बहुत जल्दी भाग जाते हैं। A cyclist coming along the road had to run into the hedge to avoid imminent collision. और वहां पर एक साइक्लिस्ट यानी साइकिल चलाते हुए पर्सन आ रहा था और उसको एकदम से हेज की तरफ, यानी कि वो रोड पे चल रहा होगा और उसको एकदम से टर्न करके गार्डन की तरफ मोड़ना पड़ा, नहीं तो इमिनेंट यानी जो होने ही वाला, इमिनेंट मीन्स ऑलमोस्ट सर्टेन टू हैपन वेरी सून, जो एकदम से कोलिजन टक्कर होने वाली थी वो हो जाती। तो इसीलिए बचने के लिए वो साइक्लिस्ट जो है वो थोड़ा साइड में चला जाता है हेज की तरफ, बिकॉज बहुत तेज, बहुत रश में, बहुत ज़्यादा स्पीड में भाग रहे थे फ्रैम्पटन नटेल, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। और ऑब्वियसली कोई भी ऐसी करेगा, जब आपको पता चल जाए वहाँ पे भूत है, स्पिरिट्स है, तो आप भी वहीं से ऐसे भागोगे। तो इस तरीके से फ्रैम्पटन का ये जो बोल सकते हैं ये जो इंसिडेंट होता है उसी को कहा गया है अनकैनी इंसिडेंस या कोइंसिडेंस, यानी जो स्ट्रेंज इवेंट होता है। Here we are, my dear, said the bearer of the white mackintosh coming in through the window. White mackintosh का मतलब होता है फुल लेंथ वाटरप्रूफ कोट, और व्हाइट कलर का वो जैसे कि बोला था कि उनके हस्बैंड जो एक व्हाइट कलर के कोट से के साथ गए थे जो वाटरप्रूफ है, राइट। तो इस तरीके से उनके हस्बैंड आते हैं और वो बोलते हैं हम फाइनली आ गए हैं, और उनके हाथ में क्या था, एक मैकिन्टोश या व्हाइट कलर का कोट। तो ये कौन थे, ये थे मिसेस सेपल्टन के हस्बैंड। कमिंग इन थ्रू द विंडो, और वो कहाँ से आते हैं, उसी खिड़की से आते हैं, वही विंडो से जो कि ओपन करके रखी गई थी। Who was that who bolted out as we came up? तो वो बोलते हैं वो कौन था जो इतनी यूरो स्पीड से बिल्कुल एकदम से चला गया जैसे ही हम आए। मतलब ये जो देखते हैं वो फ्रैम्पटन को क्यों भाग जाता है इनको देखकर, तो उसी वक्त वो चले गए। और ऑब्वियसली लोग जानते नहीं थे फ्रैम्पटन को, वो पहली बार आ रहे थे इनके घर में। तो पूछते हैं इनके हस्बैंड मिसेस सेपल्टन से कि वो कौन था जो इतनी जल्दी यहाँ से भागा। अ मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन, अ मिस्टर नटेल, सेड मिसेस सेपल्टन। तो मिसेस सेपल्टन बोलती है कि बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान था ये, मतलब बहुत अलग सा अजीब सा इंसान था, और ये जो है यहाँ पर आए हुए थे, उनका नाम क्या था, मिस्टर नटेल। He could only talk about his illness and dashed off without a word of goodbye or apology when you arrived. और फिर मिसेस सेपल्टन बोलती है कि बस वो आए, अपनी बीमारी के बारे में बात की, अपनी इलनेस के बारे में बात की, और फिर बिल्कुल अपोलोजाइज भी नहीं किया या गुड बाय भी नहीं बोला कि सॉरी बोलते हैं ना कि सॉरी मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, या फिर बाय बाय टेक केयर, इस तरीके से विश करके भी नहीं गए, और एकदम से भाग के चले गए। डैश्ड ऑफ यानी एकदम से स्पीड में निकल जाना। जैसे ही आप लोग आए आपको देख के इस तरीके से भाग के चलेगा। तो ऑब्वियसली ये चीज मिसेस सेपल्टन को अजीब लगती है, किस तरीके का इंसान था कि ना गुड बाय बोल के गया, ना सॉरी बोल के गया, सीधे सीधे अपनी बीमारी सुना के चला गया। वन वुड थिंक ही हैड सीन अ घोस्ट। और फिर मिसेस सेपल्टन बोलती है ऐसा लगता है इस तरीके से भागे मिस्टर नटेल जैसे कि उन्होंने किसी भूत को देख लिया हो, यानी कि ये कोई भूत वूत नहीं थे, ये सच्ची में नॉर्मल इंसान थे और वो आज ही के दिन शूट वूट करने के लिए गए थे। नीज जो वीरा थी उसने क्या किया, उसने एक स्टोरी कुक अप करके सुनाई थी, किसको, मिस्टर नटेल को। I expect it was the spaniel, said the niece calmly. He told me he had a horror of dogs. और नीस क्या बोलती है, मुझे लगता है कि ये because of this spaniel यानी डॉग की वजह से हुआ होगा, कि जैसे उसने स्पेनियल को देखा होगा तो इसीलिए वो भाग गए होंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था कि उनका एक बहुत ज्यादा डर है डॉग्स को लेकर, बिकॉज उनका ऐसा इंसिडेंट हो चुका है। तो यहाँ पे वीरा एक और स्टोरी कुकअप करती है, बिकॉज फ्रैम्पटन नटेल ने तो कहीं पे भी डॉग्स के बारे में कोई बात नहीं की थी, और वो ये स्टोरी सुनाती हैं मिसेस सेपल्टन उनके हस्बैंड और उनके ब्रदर्स को। क्लियर? और वो क्या स्टोरी सुनाती हैं, ही वॉज वंस हंटेड into a cemetery somewhere on the banks of the Ganges by a pack of dogs and had to spend the night in a newly dug grave. तो वो बोलती है कि एक बार ऐसा हुआ था, मुझे मिस्टर नटेल ने बताया कि उनके पीछे डॉग्स पड़ गए थे, हंटेड मतलब डॉग्स जो उनके पीछे पड़ गए थे। कहाँ पर? इनटू अ सिमेट्री। सिमेट्री मीन्स ग्रेवयार्ड, जहाँ पे लोगों की बॉडीज डिग करके रखा जाता है। तो वहां पर ये भागते भागते पहुंच गए। एंड समवेयर ऑन द बैंक्स ऑफ गैंजेस, जहाँ पे मतलब गंगा के बैंक पे यानी गंगा रिवर के किनारे कहीं पे एक सिमेट्री बनी हुई है, वहां पर ये पहुंचे बाय अ पैक ऑफ डॉग्स यानी ग्रुप ऑफ डॉग्स। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ डॉग्स जो है उन्होंने इनके पीछे पड़ गए थे, हंट कर रहे थे इनको, और ये वहां पहुंच गए कहाँ, सिमेट्री में। एंड हैड टू स्पेंड द नाइट इन अ न्यूली डग ग्रेव, और उनको पूरी रात कहाँ बितानी पड़ी, एक जो नई ग्रेव बिल्कुल डग की गई थी किसी बॉडी के लिए, वहां पर उनको सोना पड़ा। एंड ही स्पेंट हिज कंप्लीट नाइट देयर।
विद द क्रीचर स्नार्लिंग, ग्रिनिंग, फोमिंग जस्ट अबव हिम। और ये सब डॉग्स जो हैं वो जस्ट उनके ऊपर जो है पूरी रात भौंक रहे थे, बाग कर रहे थे, अजीब आवाजें कर रहे थे, उन्हीं के ऊपर फोम कर रहे हैं। तो इस तरीके का पूरा इंसिडेंट था उनका डॉग्स के साथ, इसीलिए डॉग्स से उनको बहुत ज्यादा डर लगता है। इनफ टू मेक एनीवन लूज देयर नर्व। और ऑब्वियसली ये चीज जो है किसी के साथ भी होगी तो किसी की भी जो दिमागी हालत है वो खराब हो जाएगी, किसी को भी अनॉय करेगी, ये चीज इरिटेट करेगी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे। इसीलिए वो शायद स्पेनियल को देखकर डर के भाग गए। क्लियर? यानी यहाँ वीरा ने मिस्टर नटेल को कुछ और स्टोरी सुनाई, उनको अलग डरा दिया, और यहाँ पर इन लोगों को कुछ और स्टोरी सुना रही है ताकि मिस्टर नटेल की बात भी प्रूफ हो जाए। तो सी हाउ क्लेवर शी इज। एंड लास्ट में यही पॉइंट लिखी हुए है, रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वाज हर स्पेशलिटी। तो उसकी जो एक स्किल थी, एक स्पेशलिटी थी, वो यही थी कि किस तरीके से वो शॉर्ट नोटिस में उसी वक्त इमीडिएटली इतनी डिफरेंट स्टोरीज कुक अप कर लेती थी जो बड़ी इंटरेस्टिंग होती थी और कोई भी बिलीव कर ले। किस तरीके से वो ये ओपन विंडो पे बेस्ड एक स्टोरी बनाती है, बिकॉज वो देख लेती हैं कि क्योंकि मिस्टर नटेल इनकी पूरी फैमिली को जानते तो थे नहीं, राइट? उनको कुछ भी नहीं पता था, तो वो कुछ भी बोलती तो वो मान लेते। किस तरीके से वो उनको ये स्टोरी सुनाती, स्कैरी सी, उनका मजे लेती है, वो बिलीव भी करते हैं, वो लोग वैसे ही वापस आते हैं। और किस तरीके से वो यहाँ इनको प्रूव करती है कि मिस्टर नटेल को डर था डॉग्स का, इसीलिए वो स्पेनियल से डर के भाग गए। सो देयर वाज नथिंग ट्रू इन द स्टोरी, कुछ भी नहीं था, बस ओपन विंडो पे बेस्ड एक जो स्टोरी सुनाती है जिससे मिस्टर नटेल की शायद और हालत खराब हो गई होगी, बेचारे ठीक होने आए थे और हालत खराब हो गई उनकी। इस तरीके से ये स्टोरी प्रूफ होती है कि क्यों ओपन विंडो नाम दिया गया। क्लियर? ऑल राइट। Hey everyone, this is Shani Dinani welcoming you to Magnet Brains, and in today's video we are going to discuss the summary of the chapter The Open Window, written by Saki, and his original name is H.H. Munro. तो हम already इसका explanation देख चुके हैं, so we already have an idea that what exactly the open window means here, क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में क्या बातचीत की गई है, हर एक चीज़ हमें ऑलरेडी क्लियर है बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन द एक्सप्लेनेशन। नाउ इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर का जो नाम है द ओपन विंडो, वो इसलिए दिया है बिकॉज इस पूरे चैप्टर में जो चीज़ यानी जो स्टोरी है जिस पे बेस्ड थोड़ा स्टार्टिंग का आपका पार्ट है, देन उसके बाद एंड में जो फ्रैम्पटन का यहाँ पे कैरेक्टर्स आप सभी को याद हो अगर, फ्रैम्पटन नटेल, देन मिसेस सेपल्टन एंड देनीज वीरा, इन सब पे बेस्ड एक स्टोरी है और वो इस ओपन विंडो से रिलेटेड है। और उसी से रिलेटेड जो स्टोरी है उस पे बेस्ड किस तरीके से फ्रैम्पटन का रिएक्शन आता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी। तो हर एक चीज क्या है भाई, ओपन विंडो पे बेस्ड, दैट्स व्हाई द चैप्टर इज टाइटल्ड एज द ओपन विंडो। बात किसकी होती है यहाँ पे, 3-4 कैरेक्टर्स हैं जिनके नाम दिए हुए हैं स्पेसिफिकली, जैसे वन इज मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल, जिनको थोड़ा नर्वस डिसऑर्डर है और इसीलिए वो अपनी सिटी को छोड़कर रूरल रिट्रीट के लिए जाते हैं। उनकी सिस्टर इस रूरल एरिया में 4 साल पहले रहती थी, तो शी गेव हिम सम लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन, यानी कि जिनको भी वो जानती थी उन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दी थी ताकि वो वहाँ जाके उनसे बात करें, अकेले ना रहें, बिकॉज अगर वो किसी को वहाँ जानेंगे नहीं सो ही वुड नॉट गो एंड टॉक टू पीपल। और लोनलीनेस जो है वो और ज़्यादा ऐसी कंडीशंस को क्या करती है, वर्स करती जाती है। सो ही फ्रॉम दोज लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन एक पर्सन को चूज करते हैं, फ्रैम्पटन नटेल, एंड ही गोज टू मिसेस सेपल्टन्स हाउस, दैट इज द सेकंड कैरेक्टर। और उनके घर पे वो जैसे जाते हैं तो वो थोड़ा बिजी रहती हैं, बट उनकी नीज है 15 ईयर्स ओल्ड, वेरी कॉन्फिडेंट, एंड द गर्ल्स नेम इज वीरा, दैट इज द थर्ड कैरेक्टर। तो वो थोड़ा इनको एंटरटेन करती है, इनको एक स्टोरी सुनाती है बेस्ड ऑन कि भाई क्यों उन्होंने इस मौसम में भी इस विंडो को ओपन रखा है, दैट वॉज द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो क्यों ओपन रखा है, उसके पीछे एक ट्रेजेडी है जो 3 साल पहले उनके घर में एक मिस हैपनिंग हुई थी, उस पर पूरा नरेशन देती हैं वो फ्रैम्पटन को। फ्रैम्पटन वॉज अ बिट स्कैर्ड बिकॉज थोड़ी बहुत स्कैरी सी वो है स्टोरी है। एंड उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर यानी जो मिसेस सेपल्टन है, जब वो आती हैं तो शी ऑल्सो समवेयर अननोइंगली कन्फर्म्स द स्टोरी, और इस वजह से फ्रैम्पटन वॉज लाइक कि वो अपनी अपनी थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं, बट जो मिसेस सेपल्टन है शी वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड टू लिसन टू हिम। और फिर एकदम से क्या होता है, उन्हीं स्टोरी के जो कैरेक्टर्स हैं वो उस विंडो से एंटर करते हैं। नाउ फ्रैम्पटन थॉट कि वो लोग घोस्ट हैं, कोई भी ऐसा सोचेगा वो भूत हैं, और इसीलिए वो वहां से भाग जाते हैं। देन उस चीज को भी कवर अप करने के लिए वीरा एक बहुत ही क्लेवरली ऑन द स्पॉट एक स्टोरी फॉर्म कर देती हैं, एंड दिस इज हाउ हम वो चैप्टर देखते हैं। देयर इज वन मोर कैरेक्टर जिसका नाम दिया हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं पता, दैट इज द यंगेस्ट ब्रदर ऑफ मिसेस सेपल्टन जिसका नाम है रॉनी, और उनके बारे में थोड़ी 1-2 लाइंस दी हुई
नहीं है, दैट्स इट। तो 4 लोगों के नाम आपको याद होने चाहिए इस पूरे चैप्टर में। अदर देन दिस और भी कैरेक्टर्स कौन से हैं भाई, वो है फ्रैम्पटन नटेल की सिस्टर, देन मिसेस सेपल्टन के हस्बैंड, उनके एक और बड़े भाई जिसकी बात नहीं की गई है, टोटल 2 यंग ब्रदर्स की बात की गई है, एंड दे ऑल्सो हैव अ डॉग दैट इज स्पेनियल। क्लियर? तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। नाउ लेट्स जस्ट डिस्कस द कंप्लीट चैप्टर वंस अगेन सो दैट आपका रिविजन तो हो ही जाए। साथ ही साथ अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ है आपको एक्सप्लेनेशन में तो वो डेफिनेटली यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। क्लियर? ऑलराइट। So the open window written by H.H. Munro is a story of Frampton Natal who is suffering from nervousness. तो यहाँ आपको दिया हुआ है वर्ड bad nerves, जिसका मतलब होता है कि वो एक nervous disorder से या फिर एक टेंशन वरीड हो, कोई पर्सन बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं, एंजाइटी और डिसऑर्डर्स बोलते हैं। तो इस तरीके से इनको कुछ कंडीशन है जिससे वो सफ़र कर रहे हैं। एंड देन अ वेरी सेल्फ पजेस्ड यंग लेडी ऑफ 15 टोल्ड फ्रैम्पटन। अब यहाँ से देखो स्टोरी की बिगिनिंग होती है, यानी चैप्टर में जो आपका पहला पार्ट है दैट बिगिंस। बट येस बिफोर दिस वी शुड नो कि यहाँ पे जो ये फ्रैम्पटन नटेल हैं, क्योंकि वो इस कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं, सो ही डिसाइडेड फॉर अ रूरल रिट्रीट, यानी वो अपनी सिटी लाइफ, बिकॉज इट्स वेरी बिजी राइट, सिटी लाइफ ज़्यादा पीस नहीं होता, शांति नहीं होती, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो ऐसी कोई शांत जगह पे जाके रहेंगे सो दैट वो अपना टाइम ऐसे स्पेंड कर पाए जिससे ज़्यादा स्ट्रेन या स्ट्रेस ना पड़े उनके ब्रेन पे, सो दैट ओवरऑल थोड़ी कंडीशन बेटर हो, थोड़ी इंप्रूवमेंट हो। क्लियर? नाउ द स्टोरी बिगिंस फ्रॉम हेयर, जहाँ पे फ्रैम्पटन नटेल जो है वो मिसेस सेपल्टन के घर गए हुए हैं, हु इज वन ऑफ द इनहैबिटेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस, और जिनका जो है लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन इनकी सिस्टर ने इनको दिया था। तो अब वो उसके घर जाते हैं मिसेस सेपल्टन के, तो वहाँ पे उनकी जो नीज है दैट इज वीरा, वो जो है बिगिन करती है इस चैप्टर को। So very self-possessed, that is a very confident young lady of 15 told Frampton that her aunt would be down soon and in the meantime he must try and put up with her. अब यहाँ बात किसकी हो रही है कि ये वीरा जो है, जो नीज है इनकी, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है मिसेस सेपल्टन की नीज, एंड शी इज़ लाइक वेरी इंटेलिजेंट, वेरी क्लेवर, और वो जो है सीधे सीधे बोलती है इनको, फ्रैम्पटन को, कि मेरी जो आंट है शी वुड बी लाइक डाउन स्टेयर्स इन अ वाइल, यानी थोड़ा वो टाइम लेंगे, थोड़ी देर बाद वो नीचे आएंगी, बट तब तक यू हैव टू लाइक टॉक टू मी, यानी कि वी कैन जस्ट कम्युनिकेट, यानी आपको मेरे को झेलना पड़ेगा सॉर्ट ऑफ, तब तक हम लोग जो है बातचीत कर लेते हैं। Frampton tried to say something which should duly flatter the knees of the moment without unduly discounting the aunt that was to come. तो उस वक्त जो है ये फ्रैम्पटन थोड़ा सोचते हैं कि वो वीरा को कुछ ऐसा बोले जिससे वो थोड़ी खुश हो जाए, एंड उसी वक्त उनको ये भी ध्यान रखना था कि वो ऐसा कुछ ना बोले जिससे उनकी आंट जो है उनको कोई इशू हो। सो ही वॉज लाइक इम्प्रेस्ड कि हाँ ये बच्ची बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। He was in a doubt more than ever if the formal visits of a succession of total strangers would help in helping the nerve cure which he has supposed to be undergoing. अब देखो इस लाइन का मतलब क्या है, क्या दिया हुआ है, he was in a doubt, यानी कि Frampton was a bit skeptical, he was a bit in a doubt, और वो डाउट क्या था कि he thought कि ये जो फॉर्मल विजिट्स हो रहे हैं ना, फॉर्मल क्यों, बिकॉज ये जानते ही नहीं है किसी को, राइट? तो एक सॉर्ट ऑफ होता है ना कि आप पहली बार किसी घर जाते हो तो थोड़ा फॉर्मल बिहेव करते हो, अरे नहीं आंटी कुछ नहीं चाहिए एंड ऑल, दैट इज अ फॉर्मल बिहेवियर। कुछ टाइम बाद जब जानने लगते हो तो यू आर लाइक वो अपना ही घर है, ठीक है, तो वो हो जाता है इनफॉर्मल बिहेवियर। तो यहाँ पे वो वही सोच रहे थे कि ये जो फॉर्मल विजिट्स हैं थोड़ी बहुत इन अ सक्सेशन, यानी कि वो क्योंकि स्ट्रेंजर्स से कुछ एक के बाद मिल रहे थे, राइट, बिकॉज लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन दिए उनको, तो वो एक मिसेस सेपल्टन के पास तो जा नहीं रहे होंगे, वो हर किसी से मिलने जा रहे थे जिनके भी बारे में उनकी सिस्टर ने उनको बोला था। तो वो यही सोच रहे थे कि ऐसे एक के बाद एक, यानी सक्सेशन में स्ट्रेंजर्स के साथ मीट करना, फॉर्मल विजिट्स जो हैं, वुड इट बी वेरी हेल्पफुल, क्या वो हेल्प करेगा इनको टू क्योर हिज डिसऑर्डर, जो उनको डिसऑर्डर है, जो नर्वस इशू से वो जा रहे हैं या गुजर रहे हैं, वो चीज़ ठीक होगी कि नहीं होगी, उसमें वो थोड़ा कन्फ्यूज थे। सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय दिस पर्टिकुलर line. His sister told him that it would work when he was preparing to migrate to this rural retreat. Now he was a bit skeptical कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा, but उनकी जो sister हैं वो बड़ी sure थी. She told Frampton कि ये बिल्कुल अच्छे से काम करने वाला है, while Frampton was preparing, packing to shift to this place. She told him that he would bury himself down there and not speak to a living soul, and his nerves would be worse than ever from mopping.
तो उनकी बहन ने क्यों दिए उनको लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन, बिकॉज शी वॉज ऑफ द व्यू कि जैसे ही फ्रैम्पटन उस जगह पे जाएंगे, बिकॉज वो किसी को जानते नहीं है, तो वो क्या चूज करेंगे, टू बी लाइक साइलेंट, टू हार्डली टॉक टू एनीबडी। तो वो जो है किसी भी लिविंग सोल यानी किसी ह्यूमन बीइंग से, किसी भी पर्सन से बातचीत नहीं करेंगे। एंड इफ ही वुड नॉट टॉक टू एनीबडी, तो वो अपने में ही जो मौपे हैं, अपने में ही जो वो सैड रहेंगे, डिस्ट्रेस्ड रहेंगे, इतनी बुरी कंडीशन जो है उनकी, उस कंडीशन से अगर वो अकेले गुजरेंगे देन इट वुड बी लाइक वेरी मच डेंजरस। तो उनकी सिचुएशन और ज्यादा खराब होती जाएगी बिकॉज ही वुड बी लोनली। तो इसीलिए उनकी सिस्टर का मानना था कि नहीं, बातचीत करने से यू वुड फील बेटर। So she gave him letters of introduction to all the people she knew there. One of them was Mrs. Stapleton. और इसीलिए वो बहुत सारे letters of introduction देती हैं किसको, फ्रैम्पटन को। और ये भी बोलती हैं कि उनमें से कुछ लोग सच में बहुत अच्छे हैं जिनसे वो मिली हैं, और उनमें से एक का नाम क्या है जो लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, मिसेस सेपल्टन। सो फ्रैम्पटन वाज आल्सो होपिंग कि काश मिसेस सेपल्टन उस नाइस डिवीजन में या उस कैटेगरी में फॉल करे जो लोग थोड़े अच्छे हैं, ऐसा उनकी सिस्टर ने कहा था। तो वैसे मिसेस सेपल्टन भी वैसी हो। The niece inquired from Frampton that he knew many of the people around there, as she judged that they had had sufficient silent communion. अब जैसे ये लोग बैठे हुए हैं, वीरा यानी कि जो नीज है मिसेस सेपल्टन की और फ्रैम्पटन, तो दोनों ही बड़े शांति से बैठे, क्या बातचीत ही नहीं कर रहे हैं। तो उसको समझ जाता है वीरा को कि बहुत देर तक ये शांति हो गई, बहुत ज़्यादा साइलेंट कम्युनिकेशन हो गया है दोनों के बीच में। तो वो फिर क्या करती हैं, वो खुद ही क्वेश्चन करती हैं फ्रैम्पटन से और पूछती हैं, इंक्वायर करती हैं कि आप इधर पे जो ये जगह है जहाँ पे वो आए हैं, क्या वो कितने लोगों को जानते हैं या फिर क्या बहुत अच्छे से जानते हैं वहाँ के वो लोगों को। फ्रैम्पटन टोल्ड दैट ही हार्डली नो अ सोल एंड हिज सिस्टर वाज स्टेइंग देयर 4 years बैक एंड गेव हिम सम लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन। तो फ्रैम्पटन जो है वीरा को यही बताते हैं कि वो शायद ही किसी को जानते हैं, हार्डली अ सोल यानी हार्डली 1-2 लोगों को वो जानते हैं, और उनकी सिस्टर जो है वो 4 साल पहले यहीं रहती थी। सो शी गेव हिम सम लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन, सम लेटर्स स्पेसिफाइंग कि किस लोगों से वो जाके मिल सकते हैं, और इसीलिए वो किसी को खुद नहीं जानते हैं, बट यस उनकी सिस्टर के एक सजेशन पे वो यहाँ पे सबसे मिलने आए हैं। तो इससे क्या हो जाता है, इससे फ्रैम्पटन की, ये जो फ्रैम्पटन के साथ बैठी वीरा, वो जो है कंफर्म कर लेती है इस चीज़ को, यानी वो श्योर हो जाती हैं कि फ्रैम्पटन जो है वो कुछ भी नहीं जानते हैं उनके घर के बारे में। सो द नीस अंडरस्टूड दैट फ्रैम्पटन न्यू प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट हर आंट। तो वो कुछ भी नहीं जानते थे मिसेस सेपल्टन के बारे में, ये समझ आ गया वीरा को। अब यहाँ से वीरा जो है समझ गई कि भाई अब ये मिल गए एक इंसान जिसको अब मैं ऐसी कोई प्रैंक कर सकती हूँ, ऐसी कोई स्टोरी सुना सकती हूँ। फ्रैम्पटन जस्ट न्यू अबाउट सेपल्टन्स नेम एंड एड्रेस, और वो सिर्फ 2 ही चीज़ें जानते थे ऑब्वियसली, कि उनका नाम क्या है मिसेस सेपल्टन और रहती कहाँ है, ऑब्वियसली तभी वो उस घर पर पहुंच पाए। He was wondering whether Mrs. Stapleton was in the married or widowed state. अब एकदम से ये फ्रैम्पटन जब वो घर वगैरह देख रहे हैं तो उनको एक डाउट आता है कि मिसेस सेपल्टन जो है वो मैरिड वुमन है या फिर शी इज विडोड, लाइक शी अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट हर हस्बैंड। तो ये दोनों चीज़ों में उनको डाउट था, बट ही वाज श्योर कि ऑब्वियसली मिसेस सेपल्टन है, बड़ी है, एज है, तो शी वुड बी मैरिड। Some undefinable something about the room seemed to suggest masculine habitation. वो कैसा क्यों सोचते हैं, बिकॉज कुछ तो था, अब वो डिफाइन नहीं कर पा रहे वो क्या चीज़ें देखी उन्होंने, बट येस उनको ऐसा लग रहा था घर को देखकर या रूम को देखकर कि वहाँ पर कोई मेल जेंडर भी रहता है, यानी मेस्क्यूलाइन हैबिटेशन है। बिकॉज ऑब्वियसली समझ जाता है ना कि एक तरीके से मे बी मेल क्लोथ्स हो वहाँ पर, या फिर मे बी उस तरीके से घर रखा हो, तो ही मस्ट बी ही वॉज इन अ डिलेमा वेदर कि यहाँ पे कोई मेल जेंडर रहता है कि नहीं रहता, बट वो रूम को देखकर पक्का ऐसा लग रहा था। Then the niece told Frampton about the tragedy that happened 3 years back. और यहाँ से वीरा की एक बोल सकते हैं प्रैंक स्टार्ट होता है, बिगिन होता है, और वो ये स्टोरी नरेट करती है फ्रैम्पटन को कि 3 साल पहले एक ट्रेजेडी, एक मिसहैप हुआ था इनके घर में। She, indicating a large fresh window, said that opened onto a lawn, told that out through the window 3 years ago to a day, Stapleton's husband and her 2 young brothers went off for their day's shooting. तो स्टोरी में वो क्या बताती हैं, वो फ्रेंच विंडो जो है, एक बड़ी सी विंडो है, उसकी तरफ पॉइंट करके बोलती हैं, जहाँ पे विंडो के उस साइड क्या है, एक लॉन है। तो वहाँ पॉइंट करते हुए जो वीरा है वो बताती है फ्रैम्पटन को कि 3 साल पहले मिसेस सेपल्टन के हस्बैंड और उनके जो 2 छोटे भाई हैं वो लोग किसके लिए गए थे, हंटिंग के लिए गए थे या शूटिंग के लिए गए थे। एंड देन उसके बाद वो बताती हैं दे नेवर केम बैक, कि वो लोग कभी वापस नहीं आए। 3 साल हो गए और अभी तक वो लोग वापस नहीं आए हैं हंटिंग से, यानी कि जिसके लिए भी वो गए थे।
इन क्रॉसिंग द मूर, अब मूर का मतलब क्या होता है कि एक मार्शलैंड, ठीक है। तो इन क्रॉसिंग द मूर टू द फेवरेट शूटिंग ग्राउंड दे वर ऑल थ्री एनगल्फ्ड इन अ ट्रेचरस पीस ऑफ बॉग। और ये जैसे ही एक मार्शलैंड, ग्रासलैंड को क्रॉस कर रहे थे, क्यों जा रहे थे क्रॉस करके, बिकॉज दे वांटेड टू रीच टू देयर फेवरेट स्पॉट। अब शूट करते रहते हैं, हंट करते रहते हैं, तो एक फेवरेट स्पॉट हो ही जाता है। तो वहां पे जाने के लिए जैसे ही ये क्रॉस कर रहे थे इस मूर को, दैट टाइम वो एक डेंजरस, एक ट्रेचरस, एक डेडली बॉग में, दलदल में फंस जाते हैं। दे वर एनगल्फ्ड बाय इट, वो उसमें ही चले जाते हैं। एंड ऑब्वियसली दलदल में कोई चला जाता है तो इट्स वेरी हार्ड कि कोई बच के वापस आए। इट हैड बीन दैट ड्रेडफुल वेट समर एंड द बॉडीज वर नेवर रिकवर्ड। और ऐसा ही टाइम था उस वक्त भी, और उनकी बॉडीज जो है वो अभी तक रिकवर नहीं हुई हैं, अभी तक उनकी बॉडीज जो है वो मिली नहीं है, यानी 3 साल हो गए हैं। इट मीन्स मिसेस सेपल्टन के हस्बैंड, उनके दोनों भाई जो हैं, दे आर नो मोर। That was the dreadful part of it। और सबसे dreadful चीज़ है, सबसे डरावनी चीज़ या सबसे ज़्यादा disheartening चीज़ जो थी इस पूरी स्टोरी की, वो यही थी, यानी मीरा बोलती हैं कि उनकी बॉडीज जो हैं वो रिकवर नहीं हुई। Poor aunt always thinks that they will come back someday, they and the little brown spaniel that was lost with them। और फिर वो कंटिन्यू करके बताती हैं किसको, फ्रैम्पटन को, कि उनकी जो आंट है मिसेस सेपल्टन, वो हमेशा इस होप के साथ जी रही हैं कि उनके हस्बैंड, उनके ब्रदर्स और उनके साथ जो ये डॉग गया था, दैट इज लिटिल ब्राउन स्पेनियल, वो भी एक ना एक दिन इसी विंडो से वापस आएगा। And walk in that window just as they used to do। That is why the window was kept open every evening till it was quite dusk। और फिर वीरा बोलती हैं कि उनकी आदत थी कि हमेशा वो इस विंडो से ही अंदर एंटर होते थे घर में, एंड मिसेस सेपल्टन को यही होप है कि वो कभी भी आते होंगे इस विंडो से, उनके हस्बैंड, उनके ब्रदर्स और वो छोटू सा डॉग जो है इनका स्पेनियल, वो। सो यस, इसीलिए वो विंडो ओपन करके रखी है। यानी वीरा ओवरऑल ये बोलना चाह रही थी फ्रैम्पटन को कि मिसेस सेपल्टन शॉक में है, एंड शी इज नॉट एबल टू गेट रेडी, और शी इज नॉट वांटिंग टू बी रेडी टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि उनकी फैमिली जो है, यानी उनके हस्बैंड, ब्रदर्स और डॉग वापस नहीं आएंगे। तो शी इज होपफुल कि नहीं, इसी विंडो से वो लोग एंटर करेंगे। सो दिस वाज द ओवरऑल स्टोरी जो कि वीरा फ्रैम्पटन को नरेट करती हैं। डन, ऑल राइट। The aunt has often told the girl how her husband, with his white waterproof coat over his arm, and Ronnie, her youngest brother, singing "Bertie, why do you bound?" as he always did to tease her, went out। और फिर वीरा कंटिन्यू करती हैं और फ्रैम्पटन को बताती हैं कि उनकी आंट जो है मिसेस सेपल्टन, वो उनको ज़्यादातर अक्सर ये स्टोरी सुनाती रहती हैं कि कैसे उनके हस्बैंड, जिनके पास क्या था, एक वाइट वाटरप्रूफ कोट, यानी कि एक वाइट मैकिंटोश, वाइट कलर का एक बड़ा सा कोट जो वो लेके गए थे। दूसरी बात, उनके जो है 2 भाई हैं, बट उसमें से बात की गई है उनके यंगेस्ट ब्रदर की, जिसका नाम है रॉनी, और वो अक्सर एक ही सॉन्ग गाता रहता था, दैट वॉज बर्टी वाई डू यू बाउंड, एंड ही यूज्ड टू सिंग दिस सॉन्ग मोर यूजुअल बिकॉज ये सॉन्ग सुनकर मिसेस सेपल्टन जो है उनको बड़ा अजीब लगता था। शी यूज्ड टू गेट अनॉयड। इट वाज लाइक कि वो सोचती थी कि ये गाना जो है उनका दिमाग खराब कर देता है, इट जस्ट गेट्स ऑन टू हर नर्व्स, और इसीलिए वो इस गाने से बड़ी चिढ़ती थी, और इनका जो छोटा भाई है वो उनको चिढ़ाने के लिए यही गाना गाता था। As he always did to tease her, went out। और कैसे वो लोग बाहर गए, इस तरीके से ये चीजें लेकर गए थे, ये सब वीरा बताती है कि उनकी आंट ने उनको बताया है। Then she told Frampton that how sometimes in still, quiet evenings she almost got a creepy feeling that they will all walk in through that window। और फिर वीरा का जो एक फाइनल मार्क होता है ना, कि वो completely डरा देती है फ्रैम्पटन को, कहीं ना कहीं वो इनिशिएट कर देती हैं वो स्कैरी थिंग और स्कैरी फीलिंग, और वो बोलती है कि कभी कभी उनको ये क्रीपी सी फीलिंग आती है, अजीब सी डरावनी सी फीलिंग आती है कि किसी दिन इसी विंडो से ये सारे लोग जो लोग गए थे, लाइक मिसेस सेपल्टन के हस्बैंड, उनके दोनों भाई और स्पेनियल, वो लोग एंटर करेंगे इस विंडो से। तो दिस इज हाउ वीरा अपना भी एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती हैं फ्रैम्पटन से। Now it was a relief to Frampton when the aunt came into the room, apologizing for being late in making her appearance। अब obviously second part begin होता है, और यहाँ पे ऐसा है कि ये जो स्टोरी थी वो थोड़ी सी स्कैरी हो रही थी। तो अब फ्रैम्पटन जैसे ही देखते हैं कि मिसेस सेपल्टन फाइनली आ गई हैं नीचे, एंड शी वो अपोलोजाइज्ड कि वो इतनी देर हो गई उनको आने में, शी बिकेम लेट, तो वो सॉरी बोलती हैं फ्रैम्पटन को। तो बट फ्रैम्पटन रिलीव्ड थे ऑब्वियसली, क्योंकि ऐसी स्टोरी सुना रही थी वीरा उनको, फाइनली आ जाती है मिसेस सेपल्टन, तो इट वाज लाइक अ मोमेंट ऑफ रिलीफ फॉर हिम। तो इस तरीके से वो बहुत अच्छा फील करते हैं कि चलो भाई कोई आ गया, और एकदम से वो स्टोरी से बाहर जाएंगे। एंड आस्क्ड फ्रैम्पटन वेदर वीरा हैज बीन अम्यूजिंग हिम। और फिर मिसेस सेपल्टन सॉरी भी बोलती हैं और उनसे ये भी पूछती हैं कि आई होप वीरा, यानी कि जो उनकी नीज है, वो उनको एंटरटेन रख रही थी, यानी उनका ऐसा नहीं था कि वो बोर हो गए थे, उनसे बातचीत कर रही थी।
फ्रैम्पटन टोल्ड दैट वीरा हैड बीन वेरी इंटरेस्टिंग, और वीरा खुद ही से बातें कर रही है, इतनी सेल्फ कॉन्फिडेंट लड़की है, ऐसे स्टोरी सुना रही है, तो फ्रैम्पटन के लिए वो बच्ची क्या थी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी थी, तो वो बोलते हैं यस शी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। मिसेस सेपल्टन देन आस्क्ड फ्रैम्पटन वेदर ही वॉज ओके विद द ओपन विंडो। अब यहाँ पर पॉइंट आता है जहाँ पर मिसेस सेपल्टन जो है वो मिस्टेकिंगली यानी कि अननोइंगली वो क्या करती है, स्टोरी को प्रूफ कर देती है। अब वो सब कुछ नहीं बताती है, बट देखो प्रूफ कैसे होती है स्टोरी। वो सीधे सीधे पूछती है फ्रैम्पटन से कि आपको कोई इश्यू तो नहीं है ये जो विंडो ओपन रखा है हमने, बिकॉज ऐसा मन था कि किसी किसी को होगा इशू, इतनी ज़्यादा हवा वगैरह चल रही होती है, तो वो उनसे कंफर्म करती हैं कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ये जो विंडो हमने ओपन करके रखी है। देन शी टोल्ड द रीज़न। अब वो रीज़न बताती है। देखो रीज़न वो जो बोलती है उसमें कहीं वो मेंशन नहीं करेंगी कि 3 साल पहले की बात है, कोई ट्रेजेडी हुई थी, कोई मिसहैप हुई थी, बट यस कहीं ना कहीं वो प्रूफ कर देंगी वीरा के इस पॉइंट को कि मिसेस सेपल्टन अभी भी होपफुल है कि उनके हस्बैंड और उनके जो भी बाकी के लोग हैं जो भी स्टोरी में इंक्लूडेड है वो वापस आएंगे। सो शी टेल्स फ्रैम्पटन दैट हर हस्बैंड एंड ब्रदर्स विल बी होम डायरेक्टली फ्रॉम शूटिंग एंड दे ऑलवेज केम इन दैट वे। तो देखो 3-4 चीजें उन्होंने प्रूव कर दी कि यस उनके हस्बैंड और उनके ब्रदर्स गए हैं बाहर, किस लिए गए हैं, हंट के लिए, शूटिंग करने के लिए, एंड देन वो इसी विंडो से वापस आते हैं हमेशा, तो वो यहीं से आएंगे। तो ये सारी चीजें जो थी वीरा की मेजरली स्टोरी के पार्ट्स वो ये प्रूफ कर देती है मिसेस सेपल्टन। तो फ्रैम्पटन को और बिलीव हो जाता है कि यस वीरा वाज राइट कि 3 साल पहले ये ट्रेजेडी हुई थी, और मिसेस सेपल्टन अभी भी उस शॉक में है। सो शी इज नॉट रेडी टू बिलीव कि वो लोग कभी वापस नहीं आएंगे। They were out for snipe in the marshes. Snipe क्या होती है, एक बर्ड होती है जो मार्शेस में ही फाइंड मिलती है आपको। That day, so they would make a fine mess over her poor carpet. So वो बोलती हैं ऑब्वियसली वो लोग मार्शेस में गए हैं, बड़ी मिट्टी विट्टी होती है वहाँ पर, तो गंदे होकर आएंगे, कीचड़ में पैर वैर भर जाएंगे उनके, और वो मेरे कारपेट्स आके खराब कर देंगे, जैसे कि हर कोई मेल जेंडर करता है। वो इस तरीके से बोलती हैं फ्रैम्पटन को। She talked cheerfully about the shooting and the scarcity of birds and the prospects for duck in winter. To Frampton it was all purely horrible. और वो जो है इसी शूट से रिलेटेड, इस हंटिंग से रिलेटेड बातचीत करती जाती है, और फ्रैम्पटन से सब बातें करती खुशी खुशी की कैसे हंटिंग होती है, कैसे बर्ड्स की बड़ी स्कैरसिटी है, बड़ी कमी है। देन उसके बाद विंटर्स में डक के ढूंढने की या मिलने की पॉसिबिलिटी, प्रॉस्पेक्ट मतलब पॉसिबिलिटी कितनी कम होती है। तो ये सारी चीज़ें जब वो बता रही है तो सब कुछ रिलेटेड है कहीं ना कहीं विद दैट ट्रेजेडी। तो ये सारी चीज़ें बड़ी डरावनी होती जाती है फ्रैम्पटन के लिए। इट वॉज गेटिंग ऑन हिज नर्व्स, ऑलरेडी ही वॉज सफरिंग फ्रॉम अ डिसऑर्डर, तो इसीलिए थोड़ा इशू हो रहा था उनको, एंड स्लोली एंड स्टेडली उनको लग रहा था कि नहीं उनको अब टॉपिक चेंज करना चाहिए। So he made a desperate but only partially successful effort to turn the talk onto a less ghastly topic, but he was aware that his hostess was giving him only a fragment of her attention. तो वो पूरा कोशिश करते हैं कि वो थोड़े efforts लगाएं, थोड़ी मेहनत करें जिससे ये टॉपिक थोड़ा चेंज हो, दूसरे साइड पे पहुंचे, बिकॉज ये कुछ ज़्यादा ही हॉरिबल होता जा रहा था उनके लिए। तो he decided to change the topic, but yes वो सिर्फ partially successful थे, थोड़े से ही successful हो पाए। वो क्यों? बिकॉज उनको समझ आ गया था कि उनकी जो होस्टेस यानी उनको जो वेलकम कर रहे हैं, जो मेहमान नवाजी कर रही हैं, दैट इज मिसेस सेपल्टन, वो क्या है थोड़ा सा ही अपना अटेंशन दे रही है। शी इज जस्ट हार्डली लिसनिंग टू फ्रैम्पटन, वो बस थोड़ी बहुत बातें उनकी सुन रही हैं, तो शी इज गिविंग अ फ्रेगमेंट ऑफ एन अटेंशन, यानी सिर्फ थोड़ा बहुत पार्ट अटेंशन का या बीइंग अटेंटिव जो है वो यहाँ पर पूरा नहीं था उनका। 100% शी वॉज नॉट अटेंटिव, जैसे हम क्लासरूम में नहीं होते, तो शी वॉज बीइंग लाइक वेरी लेस अटेंटिव एंड लिसनिंग टू फ्रैम्पटन्स थिंग्स। And her eyes were constantly staring past him to the open window and the lawn beyond. और वो पूरा टाइम जो फ्रैम्पटन बैठे हुए ना उनके जस्ट पीछे वो विंडो थी जहाँ से वो लोग एंटर करेंगे, सब सारी बातें हुई हैं, तो वो कॉन्स्टेंटली उस विंडो की तरफ ही देख रही थी, उस लॉन की तरफ देख रही थी जो उस विंडो के उस तरफ था, और वो थोड़ी बहुत ही बातें सुन रही थी किसकी, फ्रैम्पटन की। It was certainly an unfortunate coincidence that he should have paid his visit on this tragic anniversary, and it was like for him ये वो यही सोच रहे थे कितना बड़ा अजीब सा कोइंसिडेंस है कि उनको और कोई दिन नहीं मिला था मिलने के लिए इन लोगों से, वो उसी दिन आए जिस दिन ये ट्रैजिक एनिवर्सरी हुई थी। ही एनिवर्सरी हुई यानी ये ट्रैजिक इंसिडेंट उस दिन हुआ था, so it was kind of an anniversary की 3 साल पूरे हो गए थे उस मिसहैप को। He told Mrs. Stapleton that the doctors had advised him to take complete rest, an absence of mental excitement, and avoidance of anything in the nature of violent physical exercise. फिर वो मिसेस सेपल्टन को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये भी बता रहे कि उनको क्या क्या डॉक्टर ने एडवाइस दी है, उनकी बीमारी क्या है, और कहीं ना कहीं वो ये भी बोल रहे थे कि प्लीज़ ऐसी बातें मत करो इनडायरेक्टली, क्योंकि उनको डॉक्टर ने बोला था कि आपको सिर्फ रेस्ट करना है, आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं सुननी या करनी है जिससे आपका मेंटल एक्साइटमेंट यानी आपको एकदम से झटका लगे, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी है, फिजिकली भी और मेंटली भी। तो वो ऐसे समझा रहे थे किसको, मिसेस सेपल्टन को। मिसेस सेपल्टन वॉज नॉट अलर्ट, बट शी वॉज नॉट एट ऑल अलर्ट, बिल्कुल भी अटेंटिव नहीं थी, बिकॉज ऐसी सब बातें सुनती है जब वो फ्रैम्पटन की, तो एकदम से वो ऐसे नो बोलती है और उसी वक्त समझ जाता है कि वो यौन करने वाली थी, उबासी लेने वाली थी और उसी को वो अवॉइड कर रही थी।
बट सडनली शी ब्राइटन इनटू अलर्ट अटेंशन। तो वो इतनी देर से अटेंटिव नहीं थी, अलर्ट नहीं थी, बट पता नहीं ऐसा क्या होता है कि एकदम से वो अलर्ट हो जाती है। एंड दैट इज बट नॉट टू व्हाट फ्रैम्पटन वाज सेइंग। बट ऐसा कुछ नहीं था कि फ्रैम्पटन ने कुछ ऐसा बोल दिया कि बड़ी इंटरेस्टेड हो गई वो, इसीलिए अटेंटिव हो गई। नहीं, वो एकदम से इसीलिए अटेंटिव हो जाती है बिकॉज शी वॉज हैप्पी दैट हर हस्बैंड एंड ब्रदर्स वर जस्ट इन टाइम फॉर टी। तो वो एकदम से चिल्लाती कि ओ थैंक, देखो ये लोग आ गए, यानी विंडो की तरफ देखकर कि वो लोग आ गए हैं और बिल्कुल राइट टाइम पे आए हैं, अब चाय पीने का ही टाइम हो रहा है, सो दे आर होम एट द राइट टाइम। Frampton trembled slightly and turned towards the knees. Now Frampton was afraid, scared, because वो जो स्टोरी थी उसमें ये था कि 3 साल पहले ही वो लोग गए थे, अभी तक नहीं आए, तो अब वापस आ रहे हैं, यानी कि ये जो मिसेस सेपल्टन की जो हरकत थी, मे बी उनको ऐसा कुछ दिख रहा है, तो ही वॉज अ बिट स्केर्ड। तो उसी स्कैरी एक शिवर करते हुए, कपकपाते हुए किसको देखते हैं, वीरा को देखते हैं, विद अ लुक इंटेंडेड टू कन्वे सिंपैथेटिक कॉम्प्रीहेंशन। और वो इस तरीके से देखते हैं वीरा को कि सॉर्ट ऑफ वो ये सिंपैथाइज कर पाए इस कंडीशन के साथ कि मिसेस सेपल्टन को कितना बड़ा शॉक लगा है कि उनको लग रहा है कि ये लोग वापस आ गए। The child was staring out through the open window with a dazed horror in her eyes. और ये जो बच्ची है वो भी ऐसी देख रही थी विंडो के बाहर जैसे उसकी आंखों में डर हो। अब देखो उसके 2 रीजंस होते हैं। सबसे प्रोबेबल रीजन तो यही है कि वो डर गई थी कि अब पता चल जाएगा किसको, फ्रैम्पटन को, कि ये स्टोरी झूठी है मे बी। या सेकेंडली उसको ये लग रहा था कि मैं इस तरीके से देखूं विंडो की तरफ कि फ्रैम्पटन को सच में वो स्टोरी सही लगने लगे। ज्यादा चांसेस तो यही है कि मे बी वीरा जो है वो यही प्रूफ, मतलब डर गई थी वो अपने आप में कि अब ये पता चल जाएगा फ्रैम्पटन को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, 3 साल पहले वाली स्टोरी बिल्कुल झूठी है। और जैसे ही अगर मिसेस सेपल्टन को पता चलेगा तो उनका भी रिएक्शन कितना अजीब होगा कि बच्ची कितना अजीब से प्रैंक खेल रही है, जो किसको नहीं करना चाहिए। नाउ जैसे ही वो वीरा को देखते हैं कि वो भी ऐसे देख रही है डरी हुई आंखों से, तो फ्रैम्पटन क्या करते हैं, फ्रैम्पटन swung round his seat and looked in the same direction। तो फिर वो पूरी कोशिश करते हैं, थोड़े डरे हुए हैं, और फिर धीरे से वो मुड़कर देखते हैं पीछे की तरफ जहाँ पे वो ओपन विंडो है, टू सी कि भाई वहाँ पे क्या दिख रहा है। इन द डीपनिंग ट्वाइलाइट 3 figures were walking across the lawn towards the window। और बिल्कुल ऐसे अंधेरा टाइप का हो रहा था, बिल्कुल ट्वाइलाइट है, शाम की थोड़ी सी रोशनी होती है ना, बिल्कुल रात स्टार्ट ही होती है, स्टार की मून लाइट है एंड ऑल। तो उस वक्त वो क्या देखते हैं कि 3 फिगर्स जो हैं, यानी 3 लोग जो हैं वो उस तरफ से, यानी विंडो के थ्रू वॉक करते हुए आ रहे हैं। And they all carried guns under their arms and one of them was, और सबके पास क्या थी कि गन थी, because obviously वो शूट करने गए थे, और उनमें से एक के पास क्या था, one of them was additionally burdened, और एक जो था उसको और एक्स्ट्रा कुछ कैरी किया हुआ था उसने, and that was white coat hung over his shoulders। अब वो क्या था, व्हाइट कलर का कोट, व्हाइट वाटरप्रूफ कोट या व्हाइट मैकिंटोश, आपको जो बोलना है वो बोल लीजिए। मतलब वो इंसान कौन था, वो था मिसेस सेपल्टन का हस्बैंड, जिसकी तरह वीरा ने बताया ना कि वो एक व्हाइट कलर के कोट को लेकर गए, वाटरप्रूफ कोट को। इस तरीके से वो देखते हैं फ्रैम्पटन के ऐसे 3 फिगर्स आ रहे हैं, तीनों के पास गन है और उनमें से एक के पास एक कोट भी है। A tired brown spaniel kept close at their heels। और नेक्स्ट स्टोरी का पार्ट क्या था, एक डॉग भी था उनके साथ, तो वैसे एक थका हुआ टायर्ड सा जो डॉग है स्पेनियल, वो भी इनके पैरों के आसपास घूम रहा था। A hoarse young voice chanted out of the dust। थोड़ी देर के लिए तो शांति थी, बट यस एकदम से एक अजीब सी रफ सी वॉइस आती है, और वो क्या बोलता है, I say Bertie why do you bound। यानी कि जैसे वीरा ने बताया था कि जो यंगर ब्रदर है मिसेस सेपल्टन के, वो बार बार ही गाना गाते रहते हैं टू टीज हर, तो ऐसी आवाज सुनाई देती फ्रैम्पटन को, यानी फ्रैम्पटन वॉज श्योर कि भाई ये तो भूत आ गए, बिकॉज वही सारी चीजें हो रही है जो वीरा ने बताई थी। सो फ्रैम्पटन वॉज वेरी स्कैर्ड एंड ग्रैब्ड वाइडली एट हिज स्टिक एंड हैट एंड रैन अवे। बहुत डर गए वो, एकदम से उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसी इंपल्स में अपनी स्टिक उठाई, हैट उठाई, भयंकर तरीके से वो जो भागे हैं वहां से, इतनी तेज भाग रहे थे वो कि अ साइक्लिस्ट कमिंग अलोंग द रोड हैड टू टर्न इनटू द हेज टू अवॉइड इमिनेंट कोलिजन। यानी वो डर के मारे से भाग रहे थे कि एक साइक्लिस्ट आ रहा था, तो उसको जो है हेज की तरफ, गार्डन की तरफ जो बाउंड्री होती है उस तरफ अपनी साइकिल टर्न करनी पड़ी, नहीं तो वो बहुत जल्दी एक दूसरे से टकरा जाते। द बेयरर ऑफ द व्हाइट मैकिंटोश, यानी कि मिसेस सेपल्टन के हस्बैंड जिनके पास व्हाइट वाटरप्रूफ कोट था, आस्क्ड मिसेस सेपल्टन हु वाज दैट हु बोल्टेड आउट एज दे केम अप। तो उनके पास मैकिंटोश यानी वाटरप्रूफ कोट है, और वो फिर मिसेस सेपल्टन से पूछते हैं कि हम जैसे ही आई ये कौन था जो इतनी भयंकर तरीके से, इतनी तेजी से वहां से भागा है। She told he was a most extraordinary man and could only talk about his illnesses and dashed off without a word of goodbye or apology when her husband arrived। मिसेस सेपल्टन को ये चीज अजीब लगती, राइट, तो वो बोलती है अपने हस्बैंड से कि वो कोई पर्सन था बड़ा अजीब सा, अलग सा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान है, और उसने सिर्फ अपनी बीमारी के बारे में बातचीत की, और एकदम से बिना ना तो उसने गुड बाय बोला, ना ही उसने अपोलोजाइज किया, सॉरी बोला कि मेरे को जाना पड़ेगा, आपके हस्बैंड आए हैं तो उस वक्त सॉरी बोले, नहीं, वो एकदम से भाग गए। सो ही वॉज अ पर्सन जो थोड़ा बीमार था, एंड ही वॉज अ डिफरेंट पर्सन।
एंड वन वुड थिंक ही हैड सीन अ घोस्ट। और मिसेस एपल्टन बोलती है ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने भूत देख लिया, और लिटरली फ्रैम्पटन के लिए घोस्ट ही थे, राइट, बट वो उनको कैसे पता चलता। तो शी वाज लाइक, वो थोड़ी ऐसे अजीब सा लग रहा था उनको कि एकदम से भग गए वहां से, यू नो, फ्रैम्पटन नटेल। The niece told them that it was the spaniel because of whom Mr. Nuttall ran away, as he told Veera that he had a horror of dogs. अब यहाँ पे भी वीरा अपना क्लेवर माइंड यूज करती है और एक और स्टोरी फॉर्म करती है ताकि वो ना फंस जाए। तो वो बोलती है अरे अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो एक्चुअली डर गए होंगे डॉग को देखकर, स्पेनियल को देखकर, बिकॉज उन्होंने मुझसे शेयर किया था कि उनको डॉग्स से बहुत डर लगता है। He was once hunted into a cemetery somewhere on the banks of the Ganges by a pack of dogs and had to spend the night in a newly dug grave with the creatures. तो वो बताती हैं कि मुझे फ्रैम्पटन ने बताया था कि एक बार ग्रेवयार्ड के इधर वो डॉग्स जो है, पैक ऑफ डॉग्स, ग्रुप ऑफ डॉग्स, उनके पीछे भाग रहे थे और उनको जो है अपनी पूरी रात एक न्यूली डग ग्रेव में स्पेंड करनी पड़ी थी, जहाँ पे सारे जो डॉग्स हैं, जो क्रीचर्स हैं, दे वर स्नार्लिंग, ग्रिनिंग एंड फोमिंग जस्ट अबव हिम, जो कि उन्हीं के ऊपर यू नो बैठ के उन पे बाक कर रहे हैं, उन पे फोम हो रहे हैं, डांस कर रहे हैं। मतलब सॉर्ट ऑफ बहुत स्कैरी सा उनका इंसिडेंट या एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए वो बहुत डरते हैं डॉग से। सो इनफ टू मेक एनीवन लूज देयर नर्व, दस रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वाज स्पेशलिटी ऑफ वीरा। सो दिस इज हाउ वो बोलती है कि यू नो कोई भी डर जाएगा, और ये वीरा प्रूव कर देती है कि उसका राइट टाइम पे, बिल्कुल राइट मोमेंट पे रोमांस, यानी कि ऐसे जो डिफरेंट स्टोरीज हैं, इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, उनको खोलना, यू नो उनको बोलना, उनको क्रिएट करना माइंड में, वो उसकी स्पेशलिटी थी। एंड दिस इज एवरीवन, दिस इज शानी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स, एंड इन टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर द ओपन विंडो। तो हम ऑलरेडी इसका एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं और हमें पता है कि ये स्टोरी जो है बहुत ही फनी सी स्टोरी है, किस तरीके से एक 15 ईयर ओल्ड गर्ल हु इज वेरी क्लेवर, बहुत ज्यादा यू नो शातिर है, वो बहुत ज्यादा चालाक है, एंड शी हैज दिस स्किल कि वो ऑन द स्पॉट कोई भी स्टोरी, कन्विंसिंग स्टोरी बना सकती है, और किस तरीके से वो मिस्टर नटेल को डरा देती हैं, ऐसी स्टोरी सुनाती कि वो कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ भाई ये विंडो ओपन क्यों रखी है, 3 साल पहले सच में मिसेस एपल्टन के हस्बैंड और उनके जो ब्रदर्स हैं दोनों, उनकी वो लोग गायब हो गए थे या फिर वो गए थे बट वो वापस नहीं आए। तो इस तरीके से वो पूरी स्टोरी जो फॉर्म करती हैं, और मिस्टर नटेल जो है फाइनली जब ये सब देखते हैं, उनको लगता है कि घोस्ट देख लिया उन्होंने, भूत को देख लिया है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं था, बट यस उनकी ऑलरेडी कंडीशन खराब थी, वो और वर्स हो गई होगी, बट वीरा इसको भी संभाल लेती है। किस तरीके से वो सेकंड स्टोरी भी ऑन द स्पॉट फॉर्म करती हैं कि मे बी मिस्टर नटेल जो है वो डॉग्स के डर की वजह से भागे या स्पेनियल के डर से भागे हैं, बिकॉज उनके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे डॉग्स ने उनका पीछा किया था, उनको बहुत परेशान किया था, उनको रात भर एक ग्रेवयार्ड में रहना पड़ा था, ऑल बिकॉज ऑफ द डॉग्स। दैट्स व्हाई ही हैज अ वेरी हॉरर एक्सपीरियंस, अ वेरी स्कैरी एक्सपीरियंस विद डॉग्स। तो दैट्स व्हाई व्हेन ही सॉ स्पेनियल वो डर के भाग गए होंगे। तो इस तरीके से ये स्टोरी एंड होती है, एंड वी गेट टू सी हाउ द चैप्टर इज टाइटल्ड द ओपन विंडो, बिकॉज द कंप्लीट स्टोरी इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस ओपन विंडो, हाउ वीरा इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी क्लेवर, एंड शी डिड दिस। ऑब्वियसली शी इज अ लिटिल गर्ल, तो उसको रियलाइज नहीं हुआ कि शी वाज डूइंग रॉन्ग। ऐसे प्रैंक्स नहीं करने चाहिए, बिकॉज उनको नहीं पता कि मिस्टर नटेल के दिमाग पे क्या असर हुआ होगा। डन। तो इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट होता है, हमने उसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखा है, बट यस लेट्स जस्ट डिस्कस सर्टेन क्वेश्चंस सो दैट वी गेट टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली हमने चैप्टर में क्या सीखा है। डन। ऑल राइट। So the first question is, why had Frampton Nuttall come to the rural retreat? वो गए क्यों रूरल एरिया में पीसफुली रहने? Because Mr. Frampton Nuttall जो है वो एक नर्वस डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे थे। He used to get worried, उनको बड़ा टेंशन होता था, अपनी हेल्थ कंडीशन को लेके बड़े टेंशन में थे वो, और जब डॉक्टर उनको एडवाइस करते कि उनको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, कोई भी वॉलेंट फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करनी है, आराम करना है, तो वो ये डिसीजन लेते हैं कि वो रूरल रिट्रीट के लिए जाएंगे। डन। तो इसीलिए वो वहाँ पर जाते हैं। So the answer to this question is, Frampton Nuttall was suffering from some nerve disorder and was worried about his condition. So he was like worried नहीं बोलना चाहिए, he was worried, ठीक है। तो वो क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन में थे इस कंडीशन को लेकर और वो नर्वस डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे थे, इसीलिए वो डिसीजन लेते हैं फॉर द रूरल रिट्रीट। सो ही डिसाइडेड टू स्पेंड अ फ्यू डेज इन सम विलेज एंड रिलैक्स इन पीस। तो वो इसीलिए डिसीजन लेते हैं कि वो कुछ दिन जो है एक विलेज में स्पेंड करेंगे और वहाँ पर थोड़ा पीसफुली रहेंगे। दैट्स वाई ही टुक अ डिसीजन, बिकॉज सिटी लाइफ से थोड़ा दूर रहेंगे तो थोड़ा टेंशन कम रहेगा, थोड़ा अपने आप को टाइम दे पाएंगे, एंड दैट्स व्हाई ही टुक अ डिसीजन ऑफ रूरल रिट्रीट। डन। ऑल राइट। Next is, why had his sister given him letters of introduction to people living there? Obviously because जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक्सप्लेनेशन वीडियो कि जब वो अपनी सिस्टर को बताते हैं कि वो इस रूरल एरिया में जा रहे हैं, और इनकी जो सिस्टर थी वो 4 साल पहले यही रहती थी, शी यूज्ड टू स्टे देयर 4 years बैक। सो व्हेन शी गॉट टू नो दैट हर ब्रदर इज गोइंग टू स्टे देयर, तो वो ये भी जानती थी कि उनके ब्रदर जो है वो किसी से बात नहीं करेंगे, वहाँ पर कंप्लीटली अकेले रहेंगे, और वो लोनलीनेस उनकी कंडीशन को और वर्स कर देगी। दैट्स
वाई उनको वो ये सजेशन देती है कि ही शुड जस्ट टेक दीज लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन, जिनको वो ऑलरेडी जानती थी उनकी सिस्टर, उनमें से कुछ लोग बहुत अच्छे थे, तो थोड़ी बहुत बातचीत हो जाएगी, तो ऐसा नहीं रहेगा कि अकेले रह रहे हैं वहाँ पर तो कंडीशन और खराब हो जाए. सो दैट्स वाई शी गेव सम लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू Mr. Natal so that he can talk to people, he can just have like a friendly vibe around there and he should not feel lonely there. Done? All right. So when Frampton Natal decided to go for rural retreat, his sister knew that he would bury himself down there and not speak to any person. तो जब उनके ब्रदर बताते हैं कि मैं जा रहा हूँ यहाँ पर, तो उनकी सिस्टर बोलती है मुझे पता है कि तुम वहाँ बरी हिमसेल्फ, यानी कि वो वहाँ पूरी टाइम टेंशन के से सराउंडेड रहेंगे, अकेले ही वहाँ पर बैठे रहेंगे और किसी भी पर्सन से, किसी भी लिविंग सोल से वहाँ बात नहीं करेंगे. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हिज नर्व्स वुड गो वर्स देन एवर. और इसकी वजह से क्या होगा, उनकी कंडीशन और खराब हो जाएगी, जितनी हो सकती है उससे भी ज़्यादा खराब हो जाएगी, बिकॉज ऑब्वियसली अकेलापन और ज़्यादा उनको क्या करेगा, टेंशन देगा, वो सोचते रहेंगे अपनी बीमारी के बारे में, एंड दैट्स वाई एक स्ट्रेन पड़ेगा, एक प्रेशर पड़ेगा उनके ब्रेन पे. So she gave him letters of introduction of all the people she knew there, as this would not make him feel lonely and isolated while he visited the countryside for his nerve ailment treatment. So obviously उनको पता था कि वहाँ पर वो ये सब letters of introduction दे देंगी उनको, तो वो वहाँ जाएंगे, उनसे लोगों से बातचीत करेंगे और उनको अपनी ये condition के बारे में बताएंगे, so that he would be able to share something with the people, and that's why he would not feel lonely and he'll be okay there. Clear? All right. नेक्स्ट इज व्हाट हैड हैपेंड इन द सेपल्टन फैमिली एज नरेटेड बाय द नीस. तो ये जो नीस थी भाई, वीरा द क्लेवर वन, वो क्या स्टोरी सुनाती है, क्या ट्रेजेडी हुई थी, क्या मिसहैप हुआ था मिसेस सेपल्टन की फैमिली में. वो बोलती हैं कि 3 साल पहले मिसेस सेपल्टन के हस्बैंड और उनके 2 छोटे भाई और एक डॉग, ये लोग गए थे फॉर शूटिंग, फॉर हंटिंग, और वो अभी तक वापस नहीं आए, बिकॉज जब वो क्रॉस कर रहे थे एक ग्रास लैंड को, तो वहाँ पे वो एक बॉग में यानी एक दलदल में फंस जाते हैं और इसकी वजह से उनकी बॉडीज भी नहीं मिली हैं आज तक. 3 साल हो गए वो लोग वापस नहीं आए हैं, और मिसेस सेपल्टन जो है उस विंडो को ओपन रखती हैं कि एक दिन जो है उनकी फैमिली या उनके हस्बैंड, उनके ब्रदर्स वापस आएंगे. तो दिस इज द स्टोरी वो नरेट करती है किसको, मिस्टर नटेल को. The niece told Mr. Natal that around 3 years ago, Mrs. Stapleton's husband and her 2 young brothers went off for their day's shooting. तो हमेशा वो लोग शूट करने, हंट करने जाते होंगे, तो इस तरीके से वो उस दिन भी शूट करने के लिए गए थे. While they were crossing the moor to their favorite shooting ground, all 3 of them were engulfed in a treacherous piece of bog. इसका मतलब क्या है कि जैसे ही वो लोग अपना फेवरेट ग्रास लैंड जो है, अपने फेवरेट शूटिंग स्पॉट पे पहुंचने के लिए ग्रास लैंड को क्रॉस कर रहे थे, क्योंकि मार्शेस में गए थे वो, तो वहाँ पर देवर एनगल्फ, वो बिल्कुल फंस गए थे, लाइक पूरा उनको निगल लिया था. इस तरीके से वर्ड यूज किया गया है. किसने? एक ट्रिचेरस, बहुत ही ड्रेडली सा, बहुत ही ज्यादा डरावना सा पीस ऑफ बॉग यानी दलदल, तो उसने जो है इनको पूरा एनगल्फ कर लिया था और इसीलिए वो अभी तक वापस नहीं आए हैं. इट वॉज अ ड्रेडफुल वेट समर एंड इवन द प्लेसेस दैट वर वंस सेफ इन अदर ईयर्स सडनली गेव वे विदाउट एनी वार्निंग. और वो जो है कैसा टाइम था, समर का टाइम था, और उस वक्त भी कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन या फिर बिल्कुल भी डर नहीं था, पर वो जगह भी विदाउट वार्निंग ये सब चीजें करने लगी. हाउएवर देयर बॉडीज वर नेवर रिकवर्ड, बट यस उनकी बॉडीज कभी नहीं मिली कि वो बॉडीज कहाँ गई, बिकॉज दलदल में ऑब्वियसली कोई फंस जाता तो मे बी इट गेट डिकम्पोज, राइट. सो बॉडीज नेवर फाउंड. But the aunt was still hoping to see them back through the open window. But my aunt, Mrs. Stapleton, is still in a hope that she thinks that one day definitely उनके husband, उनके brothers जो है वो वापस उस window से enter करेंगे. तो ये थी वो story, वो tragedy जो कि narrate करती है वीरा, but ऐसा कुछ भी था नहीं. She just was playing a prank on Mr. Natal. Done? All right. What did Mrs. Stapleton say about the open window? अब Mrs. Stapleton accidentally क्या करती है, इस चीज़ को प्रूफ कर देती है स्टोरी को कि ये सही है, बट वो जो चीज़ें बोलती है वो सच थी, बट कहीं ना कहीं जो वीरा ने स्टोरी में चीज़ें डाली थी 3 साल पहले, बॉडीज़ नहीं मिली, वो सारी चीज़ें भी सही प्रूफ होते लगी थी नटेल के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली ये आधी चीज़ें जो है मिसेस सेपल्टन वही बताती हैं. वो क्या बोलती हैं कि ये जो ओपन विंडो है उससे कोई इशू तो नहीं, वो पूछती है मिस्टर फ्रैम्पटन से, क्योंकि मेरे हस्बैंड, मेरे ब्रदर्स जो हैं वो अपनी हंट के लिए, शूट करने के लिए गए हैं एक बर्ड को, स्नाइप को, और फिर वो जो है जब वापस आएंगे तो पूरी मिट्टी में भरे हुए होंगे, तो वो पूरे कारपेट गंदे कर देते हैं, इसीलिए मैं जब तक रात नहीं होती, जब तक डस्क अंधेरा नहीं होता है, तब तक वो ये विंडो ओपन रखती हैं. क्लियर? ऑल राइट. Mrs. Stapleton said that her husband and brothers would be entering the house any time. तो वो बोलती है वो कभी भी एंटर करेंगे, यानी मेरे हस्बैंड और मेरे ब्रदर्स. तो इससे क्या प्रूफ होता है कि नीस ने बोला था वो अभी तक ऐसा होप करती हैं. तो मिस्टर नटेल को भी लगता है शायद वो शॉक में है, तो वैसा होप करती हैं कि ये लोग वापस आएंगे.
They were out for snipe in the marshes that day and they would make a fine mess over the poor carpets, hence she kept it open till it was dark. तो क्योंकि वो लोग जो है स्नाइप एक बर्ड के लिए उसको हंट करने के लिए गए हैं इन द मार्शेस, पूरी मिट्टी में भर जाएंगे, वो मार्शेस में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, राइट, वेट, बहुत ज़्यादा वेट मड होता है, तो इस वजह से क्या होगा, वो पूरे कारपेट को खराब कर देंगे, तो इसीलिए मैंने इस विंडो को जब तक अंधेरा नहीं हो जाता तब तक ओपन करके रखा है ताकि वो यहाँ से एंटर करे. क्लियर? ऑल राइट. Next is the horror on the girl's face made Frampton swing around in his seat. What did he see? तो जैसे ही जो फ्रैम्पटन नटेल हैं और ये जो मिसेस सेपल्टन हैं वो बातचीत कर रहे थे, मिसेस सेपल्टन कुछ ही बातें सुन रही थी मिस्टर फ्रैम्पटन की, बट एकदम से वो अटेंटिव हो जाती हैं, अलर्ट हो जाती हैं, क्योंकि वो क्या बोलती हैं कि फाइनली ये लोग वापस आ गए हैं टाइम पे, बिल्कुल चाय के टाइम पे आए हैं. कौन? उनकी फैमिली. अब ये देखते हुए जब ये सब सुनते हैं फ्रैम्पटन, तो वो इस लड़की की तरफ देखते हैं और वीरा भी एक अलग ही आंखों में डर के साथ, एक हॉरर एक्सप्रेशन के साथ इन हर आई शी वाज लुकिंग दैट एट द विंडो, जो कि जस्ट पीछे था किसके? फ्रैम्पटन नटेल के. फ्रैम्पटन नटेल ये तो समझ नहीं पाते कि उनको डर लगने लगता ऑब्वियसली, बट वो क्यों लगता उनको भी नहीं पता था, और वो पीछे मुड़ के थोड़ा एफर्ट लगा के पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनको क्या दिखता है कि वही चीजें जो वीरा ने बताई थी कि 3 लोग हैं, बिल्कुल डिम सी ट्वाइलाइट है, शाम की रोशनी है, अंधेरा टाइप का है, 3 लोग जो है धीरे धीरे विदाउट मेकिंग अ नॉइस वॉक करते हुए आ रहे हैं. एक के पास एक कोट था, जैसे कि उन्होंने बताया था कि इनके हस्बैंड के पास व्हाइट वाटरप्रूफ कोट यानी मैकिंटोश था, तो वो हाथ में पकड़ा हुआ है. तीनों के पास गन्स हैं, एक डॉग भी है स्नाइपर. तो इस तरीके से जो पूरी स्टोरी थी वीरा की वो प्रूफ होने लगी थी, तो ऑब्वियसली डर जाते हैं कि भाई उन्होंने घोस्ट को देख लिया और वहां से फिर भाग जाते हैं. तो बस आपको यही बताना है कि उनको क्या दिखाई दिया था. क्लियर? ऑल राइट. So when Frampton turned around his seat, after seeing the horror on the girl's face, he noticed in the deepening twilight 3 figures were walking across the lawn. ठीक है, तो वो जब ये चीज देखते हैं कि भाई डरी हुई है वीरा भी, तो ऑब्वियसली देखना बनता है कि पीछे कौन है, तो वो क्या देखते हैं, बिल्कुल डीपनिंग ट्वाइलाइट यानी धीरे धीरे अंधेरा हो ही रहा है, और 3 फिगर्स यानी 3 लोग दिखते हैं उनको, which were walking across the lawn towards the window, जो लॉन से वॉक करते हुए विंडो की तरफ आ रहे थे. They all carried guns under their arms, सबके पास गन्स थी, बंदूकें थी, and one of them was additionally burdened with a white coat hung over his shoulders. और एक के पास व्हाइट मैकिंटोश या व्हाइट कोट जो वाटरप्रूफ कोट होता है वो भी था, और वो कौन थे? वो थे मिसेस सेपल्टन के हस्बैंड. तो ये भी बताया था वीरा ने, तो ऑब्वियसली वो सारी चीजें वैसे ही सच हो रही थी. A tired brown spaniel kept close at their heels. और जिस तरीके से एक डॉग भी था उनके साथ, स्पेनियल, जो वीरा ने बताया था he got lost right with the 3 of the men. तो इस तरीके से वही चीजें दिखती हैं, तो इनको क्या लगता है कि 3 साल बाद ये लोग आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है? घोस्ट है, ये स्पिरिट्स हैं. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज व्हाई डिड फ्रैम्पटन रश आउट वाइल्डली. अब इतनी बिल्कुल स्पीड में एकदम से उठकर भाग के जो चले जाते हैं, या फ्रैम्पटन नटेल वहां से भाग क्यों जाते हैं? ऑब्वियसली उनको लगता है उन्होंने घोस्ट देख लिया है, डर जाते हैं, और ऐसे में कोई भी डर जाएगा और वो अपनी स्टिक अपने हैट को पकड़कर वहां से भाग जाता है टू सेव हिमसेल्फ. क्लियर? ऑल राइट. Veera told Mr. Natel that her aunt, Mrs. Sapleton's husband, and her 2 young brothers were missing for 3 years. When Frampton saw them coming, he thought they were ghosts, so he rushed out wildly in fear. तो शॉर्ट फॉर्म, बिल्कुल शॉर्ट में आपको आंसर देना है, तो यही है कि वीरा ने बोला था 3 साल से वो लोग नहीं आए हैं, और उन्हीं को उन्होंने देखा कि वो वापस आ रहे थे विंडो की तरफ, तो इनको लगता है कि वो क्या है? घोस्ट हैं, भूत है, स्पिरिट्स हैं, इसीलिए वो वहां से भाग जाते हैं इतनी जल्दी से. अगर इसको लॉन्ग आंसर में आपको आंसर करना है तो आपको पूरी स्टोरी सुनानी पड़ेगी कि वीरा ने ऐसी पूरा डिस्क्रिप्शन जो दिया था ना, जो बिल्कुल फर्स्ट पार्ट का लास्ट हाफ है, वो पूरी जो डिस्क्रिप्शन है उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा. फिर ये वही चीज देखते हैं मिस्टर नटेल, तो इसीलिए वहां से भाग जाते हैं. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज व्हाट वाज द गर्ल्स एक्सप्लेनेशन फॉर हिज लाइटनिंग एग्जिस्ट. जो एकदम से चौंका देने वाली लाइटनिंग, मतलब एकदम से चौंका देने वाली जो एग्जिट थी मिस्टर नटेल की, उसको कैसे एक्सप्लेन करती हैं वीरा? तो वीरा बोलती हैं मे बी जो स्नाइपल है, हमारा जो डॉग है, वो रीजन है, बिकॉज मिस्टर नटेल ने खुद बताया कि उनका एक बहुत ही हॉरिबल सा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत डरावना सा एक्सपीरियंस रहा है डॉग से रिलेटेड. और वो इंसिडेंट वो शेयर करती हैं कि एक बार पैक ऑफ डॉग्स यानी ग्रुप ऑफ डॉग्स उनको हंट कर रहे थे, उनके पीछे भाग रहे थे मिस्टर नटेल के, वो सिमेट्री में पहुंच गए, जो कि क्या होता है? ग्रेवयार्ड. और वहां पे एक न्यूली डिग ग्रेव थी, अभी अभी डिग किया था एक ग्रेव को, वहां पर उनको पूरी नाइट स्पेंड करने पड़ती है, और डॉग्स बिल्कुल उनके ऊपर ही बाग कर रहे हैं, उनके ऊपर ही खड़े हैं. तो इस तरीके का जो इंसिडेंट था उनके साथ, ये एक्सपीरियंस बहुत डरावना था उनका. दैट्स व्हाई ही इज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ द डॉग्स, एंड मे बी व्हेन ही सॉ स्नाइपल ही जस्ट रन अवे. क्लियर? ऑल राइट.
द गर्ल एक्सप्लेन द फ्रैम्पटन मेड अ लाइटनिंग एग्जिट बिकॉज ऑफ स्पैनियल। तो वो बोलती है फ्रैम्पटन ने ऑब्वियसली एग्जिट इसलिए लिया है बिकॉज ऑफ द डॉग। शी एक्सप्लेन दैट फ्रैम्पटन हैड अ हॉरर ऑफ डॉग्स। ही वाज वंस हंटेड इनटू अ सिमेट्री समवेयर ऑन द बैंक्स ऑफ गैंजेस बाय अ पैक ऑफ डॉग्स। तो कैसे वो गंगा रिवर के पास में एक सिमेट्री बनी थी, वहां पर वो पैक ऑफ डॉग्स या ग्रुप ऑफ डॉग्स के थ्रू हंट किए जाते हैं, यानी कि वो उनके पीछे भागते हैं। एंड हैड टू स्पेंड द नाइट इन अ न्यूली डग ग्रेव विद द क्रीचर snarling, grinning, foaming just above him. And how he had to spend a night with all these wild dogs, that too in a grave. So hence that time when he heard the spaniel bark outside, he left the place in lightning speed. तो जब उन्होंने spaniel को bark करते हुए या फिर spaniel को जब उन्होंने देखा, that time only he felt like he was scared and that's why he ran away. Done? All right. नेक्स्ट इज डिस्कस इन स्मॉल ग्रुप्स। अब ये जो क्वेश्चंस है ना, यहाँ से इस पे सबका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी मेंशन कर सकते हो। वी वुड जस्ट सी द सैंपल आंसर्स एंड देन यू कैन आल्सो मॉडिफाई द वे यू वांट। तो पहला क्वेश्चन है, इज दिस अ मिस्ट्री स्टोरी, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। आपको क्या लगता है बड़ी मिस्टीरियस सी स्टोरी है क्या, तो कुछ भी हो रहा था, इसका क्या रीजन है, कब क्या हो जाए, ऐसी रहस्यमयी टाइप जिसको बोलते हैं, ऐसी स्टोरी है क्या? तो कंप्लीटली तो नहीं बोल सकते, बट यस फिर भी हम ये मना नहीं कर सकते ये मिस्टीरियस स्टोरी नहीं है। सो वी वुड से यस इट इज अ मिस्टीरियस स्टोरी, या फिर आप ये भी लिख सकते हो यस इट इज पार्टली अ मिस्टीरियस स्टोरी। बिकॉज जो भी चीजें होती हैं कि ओपन विंडो की स्टोरी सुनाती है नीज, और ऐसा लगता है कि ओके 3 साल पहले सच में ऐसा हुआ था, फिर एकदम से वो लोग दिख जाते हैं तो ऐसा लगता है वो घोस्ट हैं या स्पिरिट्स हैं, बट लेटर इन द स्टोरी जो है हमें पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। मतलब वो लोग तो फॉर 1-2 दिन के लिए गए थे और तभी वापस आए थे। देवर लाइक ये जो 3 साल वाली जो बात थी वो बिल्कुल गलत थी। तो हाँ, कहीं ना कहीं ये थोड़ी मिस्टीरियस स्टोरी हम कह सकते हैं है। So yes, the story, the open window is a mystery story या mysterious story, या फिर लिख सकते हो yes, it is partly a mysterious story. It shows the fertile imagination of a young girl, जो एक बिल्कुल fertile, एक जिसका सच में रिजल्ट निकल सकता है, fruitful, इस तरीके का imagination दिखता है इस बच्ची का। While explaining the mystery of the big open French window, Veera created an imaginative story with a mysterious backdrop. जिस तरीके से वो mysteriously पूछती है कि आपको नहीं लगता कि ये विंडो क्यों खोल के रखी है, फिर 3 साल पहले की बात है, तो ऐसी जो स्टोरी की जो फॉर्मेशन है, जो बैकड्रॉप है, जो एक प्लॉट तैयार करती है वीरा, वो बिल्कुल क्या है, मिस्टीरियस है। When the 3 men with guns arrived with a dog, it made Frampton believe as though he had seen ghosts and he rushed out of the house wildly in fear. और इसी को देखते हुए जब वो देखते हैं कि 3 लोग आ रहे हैं, वैसे जैसा डिस्क्राइब किया, डॉग भी है, तो उनको लगता है ये भूत है, घोस्ट है, और वहां से वो भाग जाते हैं। तो ये पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वो बिल्कुल मिस्टीरियस साउंड करता है। Hence we can say that the story The Open Window contains various elements of a mystery. So definitely छोटे-छोटे elements हैं मिस्टीरियस स्टोरी के। It is a partly mysterious story, बिल्कुल मेंशन कर सकते हो, या फिर आपको लगता नहीं बिल्कुल भी मिस्टीरियस नहीं है, so you can prove that also. Done? All right. Next is you are familiar with the irony of the situation in a story. आयरनी मतलब जैसा दिख रहा है बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो। विच सिचुएशंस इन द ओपन विंडो आर गुड एग्जांपल्स ऑफ द यूज ऑफ आयरनी। तो सबसे पहले हम आयरनी समझेंगे होता क्या है, फिर हम एग्जांपल्स देखेंगे इस चैप्टर में से। डन? ऑल राइट। So irony means a situation in which something which was supposed to have a particular result, on the contrary it has an opposite or different result. यानी चाहते हम क्या है कि कुछ अच्छा रिजल्ट हो, जैसे कि रूरल रिट्रीट करना वॉज कि वो पीसफुली रह पाएंगे, उनका नर्व डिसऑर्डर ठीक होगा, बट हुआ क्या, ऑन द कॉन्ट्री ऑपोजिट चीज हुई और ज्यादा खराब हो गई उनकी हालत, इतना खराब एक्सपीरियंस था उनका, तो वो रूरल रिट्रीट तो बिल्कुल भी नहीं रहा। तो ये क्या थी, आयरनी ऑफ द सिचुएशन। The open window has irony of situation. Poor Frampton goes to countryside for rest and relief from his nervousness. तो वो रेस्ट के लिए, आराम के लिए और एक रिलैक्स्ड मोड के लिए गए थे, अपनी नर्वसनेस को कम करना चाहते थे, इसीलिए वहां गए थे। बट मिसेस सेपल्टन्स नीज प्लेज सच अ जोक दैट ही सडनली रशेस आउट। बट वो जो जोक प्ले करती हैं वीरा, उससे क्या होता है, बिल्कुल ऑपोजिट इफेक्ट पड़ता है। ही मिस्टेक्स मिसेस सेपल्टन्स हस्बैंड एंड हर 2 young brothers to be ghost and leaves the house without bidding a goodbye to her. तो विदाउट इवन बिडिंग अ गुड बाय, विदाउट इवन अपोलोजाइजिंग कि वो क्यों इतनी जल्दी जा रहे हैं, वो वहां से भाग जाते हैं, बिकॉज उनको लगता है उन्होंने भूत को देखा है। तो वो गए किस लिए थे कि उनको अच्छा फील होगा, उनकी नर्व डिसऑर्डर जो है वो ठीक होगा, थोड़ी बातचीत करेंगे। होता क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट, बहुत खराब हो जाती है हालत, भूत देख लेते हैं वो, उनको तो यही लगता है ना, राइट, हमें पता है कि वो नहीं था ऐसा, और इस वजह से उनका जो एक्सपीरियंस था वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है। सो दिस इज वाज द आयरनी ऑफ द सिचुएशन। डन? ऑल राइट। Next is the which phrases or sentences in the text do you find difficult to understand? There are many, right? मैंने आपको बताया ना, बहुत ज़्यादा difficult words यहाँ पे use किए गए हैं। Select a few and guess the meaning of each. Rewrite a simple paraphrase of each. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आपको क्या करना है, इन सबको guess करना है कि इनका meaning क्या होगा, या फिर इनका कौन कौन से phrases थे जो समझते हम कुछ और है बट उसका मतलब कुछ और है यहाँ पर, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर आप चाहो तो इसको simple paraphrase यानी जो भी word यहाँ पे use किए गए हैं उनको अलग तरीके से लिख सकते हो। तो ये वाला जो लास्ट का
पार्ट है इट इज लाइक आप अपनी एक्सरसाइज के लिए कर सकते हो, बट वो वर्ड्स का मीनिंग हम देख लेते हैं. क्लियर? ऑल राइट. सो केम इनटू द नाइस डिवीजन, तो इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर? ऑब्वियसली नॉर्मली कोई बोलेगा केम इनटू द नाइस डिवीजन तो आपको समझ नहीं आएगा क्या है, बट यहाँ पे बात ये हो रही थी कि जब उनकी सिस्टर बोलती हैं कि कुछ लोग अच्छे भी थे जो वो लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो वो सोचते हैं मिस्टर नटेल कि काश मिसेस सेपल्टन उस अच्छे लोगों की कैटेगरी में फॉल करे, तो वो होता है केम टू अ नाइस डिवीजन, दैट इज अ कैटेगरी ऑफ नाइस पीपल. नेक्स्ट था मेस्क्यूलाइन हैबिटेशन. अब मेस्क्यूलाइन हैबिटेशन का मतलब क्या है कि जहां पर मेल जेंडर के रहने की पॉसिबिलिटी हो, ऐसा हो गया मेस्क्यूलाइन हैबिटेशन. सो द रूम सीम टू सजेस्ट दैट देयर लिव सम मेल पीपल देयर. तो इसका मतलब यहां क्या था कि जैसे ये घर में लग रहा है कि उस रूम में पक्का कोई मेल जेंडर भी रहता होगा. नेक्स्ट इज बर्टी वाई डू यू बाउंड. अब जब नॉर्मली ये पढ़ते हैं तो बाउंड का मतलब क्या होता है? जंप करना. ठीक है, बट ये यहाँ पे मतलब नहीं है कि कोई पूछ रहा है तुम जंप क्यों कर रहे हो. ये एक गाने का नाम है जो कि रॉनी यंगर ब्रदर ऑफ मिसेस सेपल्टन गाते थे टू टीज हिज सिस्टर. सो बट देयर इट रेफर्स टू रॉनी मिसेस सेपल्टन्स यंगेस्ट ब्रदर हु वुड ऑफन से दिस टू स्केयर हर. क्लियर? तो इस तरीके से वर्ड्स का मीनिंग अगर हम नॉर्मली देखें तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट यहाँ पे इसका मतलब क्या है वो हम समझ गए. डन. अगर आप चाहो तो जैसे केम इनटू द नाइस डिवीजन वाली लाइन है ना, उसको पैराफ्रेज कैसे करोगे? अब वहां पर इसकी जगह पे ये लिख दोगे कि ही होप्ड या ही विश्ड दैट मिसेस सेपल्टन शुड फॉल इनटू द पीपल इनटू द कैटेगरी ऑफ नाइस पीपल. ठीक है, इसे कहते हैं पैराफ्रेज, यानी अपने शब्दों में आप सेपरेटली अलग से लिख रहे हो फिर से उसी चीज को. तो जहां पे भी ये वर्ड्स यूज किया आप इनके मीनिंग्स को सजेस्ट करते हो या मेंशन करते हो, उन सेंटेंसेस को रीराइट कर सकते हो. डन? ऑल राइट. So with this we finally come to an end of the topic, that is the NCERT solutions of the chapter The Open Window. I hope आपको ये chapter पूरा clear हुआ होगा, questions भी समझ आ गए होंगे because questions इतने complicated नहीं थे, and also chapter was a little bit complicated but I hope I made it easier for you and I hope that you got to know everything whatever was told in this chapter. चलिए अब हम मिलेंगे in the next video with the next topic very soon. Till then take care of yourself और इस topic की notes की link आपको description box में मिल जाएगी. Thank you so much for watching. Bye.